गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट हमने ज्योग्राफी ऑफ एमपी एडमिनिस्ट्रेशन और रीऑर्गेनाइजेशन फिनिश कर लिया था। आई होप इतना हमको प्रीवियस वीडियो से क्लियर होगा कि मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इतना क्लियर था आप लोगों को। हमने ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या कवर किया था, रिवर्स, प्लेट्यूज, ये सारे पॉइंट्स कवर करे थे। है आपको इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा आइडिया तो होगा इन सारी चीज़ों का आपके लिए। इसके बाद सेकेंड क्लास, ये जो बड़ा सेशन होना है अप्रॉक्स जो 5 to 6 आवर्स का रहेगा, इस सेशन में हम आर्ट एंड कल्चर में ट्राइब से शुरू करेंगे। और यहाँ पे कुछ आपके सामने मध्य प्रदेश की प्रोमिनेंट ट्राइब्स लिखी हुई हैं। इन ट्राइब्स के बारे में अपन इन डिटेल्स जो अपने क्लासरूम प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कवर करेंगे। ये जो एक क्रैश कोर्स पूरा कवर अप हो रहा है, इसमें हम ट्राइब्स का एक जो अपर मोस्ट तरीके से हम जितना ट्राइब्स को कवर कर सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे पहली ट्राइब जो कि इंडिया में सबसे बड़ी होती है वो है गोंड, और हम गोंड से ही शुरू करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स लेके हैं हर ट्राइब के। शुरुआत में हम 5 से 6 ट्राइब कवर करेंगे, इसके बाद फिर हम अगली 6 ट्राइब्स पे पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम मेजर ट्राइब से करते हैं, और इसमें एमपी के लिए जो सबसे प्रोमिनेंट ट्राइब है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया वो है कौन सी, गोंड। गोंड का सबसे पहला पॉइंट है कि गोंड इंडिया में लार्जेस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब है। अब अगर इसका आप एक और व्यू देखोगे कि मध्य प्रदेश में कहां से कनेक्ट होती है, तो ट्राइबल ग्रुप होता है एक। ट्राइबल ग्रुप और ट्राइब्स में डिफरेंस, ट्राइब जो रहेगी वो सिंगल ट्राइब रहेगी, लेकिन एक ट्राइबल ग्रुप कंसोलिडेटेड ग्रुप रहेगा। और उस तरीके से आप देखोगे तो गोंड मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है। गोंड इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ एमपी, लेकिन लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी इज भील। ये दोनों पॉइंट में क्लियर है, क्योंकि एक अकेला जो वर्ड है ग्रुप, वो ग्रुप अगर आप नहीं मिस कर दोगे या मिस कर दोगे अपने क्वेश्चन में तो आप आंसर गलत कर सकते हो। तो द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया इज ऑफ मध्य प्रदेश इज ट्राइबल ग्रुप ऑफ गोंड, वेयर एज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश इज भील। ठीक है। कंसंट्रेशन यहां पे लिखा है, गोंड मध्य प्रदेश में अप्रॉक्स 35.6% जो है ये कवर अप करती है। चलिए, ट्राइब्स से पहले भी हम कुछ नॉर्मल प्रोविजंस को कवर कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राइब्स की डेफिनेशन किस आर्टिकल में दी है, तो आप क्या बताएंगे? 366 आर्टिकल 366 डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है किस चीज की, ट्राइब्स की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है ट्राइब्स के एसोसिएशन में और पॉलिटी का क्वेश्चन कवर करने में ये एक क्वेश्चन बन जाए। तो आर्टिकल 366 क्या डिफाइन करता है, डेफिनेशंस ऑफ ट्राइब्स। और इसमें क्लॉज 24 जो है वो शेड्यूल कास्ट को बताता है, वेयरएज क्लॉज 25 जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताता है। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 366 डेफिनेशंस एंड क्लॉज 24 क्या बताता है, शेड्यूल कास्ट के बारे में, वेयरएज क्लॉज 25 बताता है शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। ओवरऑल काउंट अगर आप इंडिया में देखोगे तो 1108 शेड्यूल कास्ट हैं ओवरऑल इंडिया में, वेयरएज शेड्यूल ट्राइब्स 744 हैं। शेड्यूल कास्ट जो है इंडिया में दे आर 1108, वेयरएज शेड्यूल ट्राइब्स जो है इंडिया में वो है 744। हाईएस्ट ट्राइब जो है वो कर्नाटका में है, सॉरी कास्ट, जितनी भी काउंट वाइज कास्ट आप देखोगे तो वो कहां पे है, कर्नाटका में। एंड द काउंट इज 101। 101 टाइप की शेड्यूल कास्ट किस स्टेट में है, कर्नाटका में। और शेड्यूल ट्राइब्स को देखोगे आप तो 62 है उड़ीसा में। ये काउंट की बात हो रही है, ठीक है, ट्राइबल एरिया की नहीं। वैसे आओगे आप ट्राइबल एरिया पे तो क्या आ जाएगा आंसर, एमपी। पॉपुलेशन वाइज डिफरेंस समझ रहे हो आप लोग? थोड़ा सा मेरे हिसाब से अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। 101 ट्राइब कास्ट जो है, काउंट 101 टाइप्स की कास्ट, ये है कर्नाटका में सबसे ज्यादा। वेयरएज 62 काउंट जो शेड्यूल ट्राइब्स की है वो है उड़ीसा में। पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट जो है वो है उत्तर प्रदेश में। और पॉपुलेशन वाइज शेड्यूल ट्राइब्स जो है सबसे ज्यादा वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में। अब यहां पे आपका एक क्वेश्चन जा सकता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ काउंट ऑफ ट्राइब्स सबसे ज्यादा किस स्टेट में है,
तो आपको पहला आंसर दिया जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि काउंट वाइज सबसे ज्यादा ट्राइब्स किस स्टेट में है? उड़ीसा में है। याद रखना है। पॉपुलेशन वाइज किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। यही डिफरेंस होता है हमको, जो आपको 1 या 2 नंबर आपके कटवा देता है। नेक्स्ट आते हैं तो दिल्ली में एक भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है, ये आपको याद रखना है। दिल्ली में बिल्कुल भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है। वेयर एज शेड्यूल्ड कास्ट अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप में नहीं है। शेड्यूल्ड कास्ट कहां नहीं है? अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। वेयर एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहां नहीं है? दिल्ली में। क्लियर है इतना? अब अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखोगे तो जो नदर्न मोस्ट एरिया है मध्य प्रदेश में, जहां पे चंबल पूरा डिवीजन लगता है, वो मिनिमम ट्राइबल कंसंट्रेशन एरिया है। मध्य प्रदेश का नदर्न मोस्ट एरिया जो है वहां पे मिनिमम ट्राइबल कंसंट्रेशन है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। मिनिमम ट्राइबल कंसंट्रेशन का मतलब है वहां पे 1 या 2 टाइप की ट्राइब्स ही होंगी। मिनिमम ट्राइबल कंसंट्रेशन कहलाता है। वेयर एज साउथ वेस्ट एरिया जो रहेगा, जो इस साइड आएगा आपका झाबू वाली राजपुर वाला जो एरिया है, वो मैक्सिमम ट्राइबल कंसंट्रेशन का एरिया है। आपको क्या याद रखना है? मिनिमम ट्राइबल कंसंट्रेशन एरिया नॉर्थ वाला पोर्शन जो है चंबल रीजन का रहेगा। वेयर एज मैक्सिमम वाला जो एरिया है, मैक्सिमम ट्राइबल कंसंट्रेशन, वो कहां आएगा? साउथ वेस्ट, जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से आएंगे? अलीराजपुर आएगा, झाबुआ आएगा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। क्लियर है? अभी तक किसी को कोई डाउट? ठीक है। आर्टिकल बताइए। 366 डेफिनेशंस की बात हो रही है, उनको डिफाइन किया गया है बस। जो आप दूसरा आर्टिकल कह रहे हो वो 3 पार्ट 19 में नहीं, लेकिन हम स्पेसिफिक डेफिनेशंस की बस बात कर रहे हैं। डेफिनेशन जब भी आपको पूछा जाएगा ना, तो वो इस आर्टिकल में दी गई है। ये क्वेश्चन में रहेगा, आपसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की डेफिनेशंस किस आर्टिकल में प्रोवाइड की गई हैं, तो आपका आंसर होगा 366। क्लियर है? हाँ, नहीं क्लॉज 20 नहीं, अपन ने सिर्फ डेफिनेशंस की बात करी है। अगर आपको स्पेसिफिक आता है कि किस क्लॉज में दी है, तो आर्टिकल 366 की क्लॉज 24 में दी गई है डेफिनेशन शेड्यूल कास्ट की। वेयर एज आर्टिकल 366 की डेफिनेशंस नहीं दी होंगी। अपन सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि डेफिनेशन क्या होता है ना? ठीक है। आर्टिकल 366 जो है वो कई सारी चीजों की डेफिनेशन, हाँ, और उसमें क्लॉज 24 जो है वो शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन बताता है, और उसका सब क्लॉज भी कह सकते हो 25 आपको शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन बताता है। 341 और 342 है, उसमें लिस्ट दी, हाँ, और लिस्ट भी बताई गई है। लिस्ट अलग आर्टिकल्स में, अपन ने स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात करी है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। शेड्यूल कास्ट इन मध्य प्रदेश में 15.6%, अभी अपन शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज कितना है? 15.6। मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज है 15.6। पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर भी अगर आपको आता है तो अप्रॉक्स 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 13 लाख के आसपास आपकी पॉपुलेशन आ जाती है। क्लियर है यहाँ तक? 11 करोड़ 13 जितनी भी आती हो, लेकिन आपको परसेंटेज ज्यादा पूछा जा सकता है, दैट इज 15.6। ये इंपॉर्टेंट है। टोटल काउंट कितनी है? तो मध्य प्रदेश में अप्रॉक्स 47 काउंट है शेड्यूल कास्ट की। कास्ट की बात कर रहे हैं अपन। ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स अपन जब बोर्ड पे आएंगे तब शुरू करेंगे, लेकिन अभी शेड्यूल कास्ट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे पॉपुलेटेड या सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज शेड्यूल कास्ट कौन सी है? चमार। जो चमार होते हैं वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन रखते हैं, अप्रॉक्स 50%, 49 के आसपास इनका परसेंटेज है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा परसेंटेज इन्हीं का है शेड्यूल कास्ट में। याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, शेड्यूल कास्ट। अभी शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बिल्कुल भी नई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ठीक है। अब आपको अगर पूछा जाएगा कि कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट है? इंदौर। अगेन यहां पे पॉपुलेशन वाइज की बात हो रही है। हमेशा 2 डिफरेंशिएशन आएंगे, पहला रहेगा पॉपुलेशन वाइज, दूसरा रहेगा प्रोपोर्शन और परसेंटेज वाइज। हमें दोनों याद करना है। इसकी मैं एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे याद रहेगा। शेड्यूल कास्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस डिस्ट्रिक्ट में है? आंसर इज इंदौर। अब परसेंटेज वाइज ही आप इंदौर के थोड़े से बाजू में चले जाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? उज्जैन। तो परसेंटेज वाइज कहां ज्यादा हो जाएगी?
उज्जैन में। वेयर एज जो मिनिमम है वो दोनों का सेम रहेगा, क्या, झाबुआ। मिनिमम शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज एज वेल एज पॉपुलेशन वाइज कहां पे है, झाबुआ में। मैक्सिमम कहां पे है, पॉपुलेशन वाइज अगर आता है तो पॉपुलेशन वाइज इंदौर और परसेंटेज वाइज तो उज्जैन। और ऐसे ही आपको याद रखना है जब अपन शेड्यूल ट्राइब पढ़ेंगे, शेड्यूल ट्राइब में भी आपको सेम पैटर्न मिलेगा, ठीक है। रैंक की बात करें तो शेड्यूल कास्ट की रैंक में मध्य प्रदेश 8th नंबर पे आता है पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश 8th रैंक पे आ रहा है, किसके, शेड्यूल कास्ट के। वेयर एज परसेंटेज वाइज देखोगे तो किस रैंक पे आ रहा है, 17th। पॉपुलेशन वाइज 8th रैंक और परसेंटेज वाइज 17th। याद कैसे रखेगा ये आप लोग ये चीज को कैसे याद रखेंगे, देखिए बहुत इजी है। 1 + 7 17 हो जाता है और दोनों को जोड़ दोगे तो 8 हो जाता है। दोनों आपको याद रखेंगे, 8th रैंक पॉपुलेशन वाइज, वेयर एज परसेंटेज वाइज 17th रैंक। क्लियर है। अभी तक अपन ने शेड्यूल कास्ट की जितनी चीजें पढ़ी उतनी क्लियर है आपको। आपको अगर डिस्ट्रिक्ट्स आएगा तो कौन से मेजर डिस्ट्रिक्ट्स लिखोगे, पॉपुलेशन वाइज इंदौर, परसेंटेज वाइज बाजू में चले जाओगे तो उज्जैन। वेयर एज मिनिमम में और परसेंटेज वाइज दोनों झाबुआ। याद हो गए। वेयर एज अब रैंक वाइज आ जाइए तो रैंक में परसेंटेज वाइज रैंक 17th, 7 और 1 8, तो पॉपुलेशन वाइज रैंक 8th। शेड्यूल कास्ट फिनिश। मध्य प्रदेश शेड्यूल कास्ट कमीशन कब इनकॉर्पोरेट हो रहा है, 1995। शेड्यूल ट्राइब एज वेल एज शेड्यूल कास्ट दोनों स्प्लिट भी हो रहे हैं और फॉर्म भी हो रहे हैं कब, 1995 में। क्लियर है। आपका होमवर्क रहेगा, आपको शेड्यूल कास्ट कमीशन के जो चेयरपर्सन है उसका नाम आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है। बताएं अभी तक किसी को कोई डाउट, चेंज होते रहते हैं इसलिए वो आपका कमीशन का पार्ट रहेगा बेसिकली, तो आप कर लीजिएगा उसमें। सर मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका काउंट 48 है एससी में इन एमपी चेंज होता। अभी अपन ने कितना लिखा है, 47। हाँ, एक एसटी भी +1 ऊपर नीचे होता रहता है। अभी देखो 2011 का डेटा लोगे आप लोग, सेंसस में आप लोग 2011 का डेटा लोगे क्योंकि 2021 का तो आएगा ही नहीं जब तक है, और पेपर में भी आप वही लिखोगे 2000। प्लीज बात मत करें, है ना। 2011 का ही डेटा लेके चलना है। तो अगर हमको आपको ये पूछता है कि मध्य प्रदेश में एज पर 2011 कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो क्या लिखोगे फिर, 51 लिखोगे क्या, 50 भी अप्रोक्स 50 आ गए थे। 2013 में बन रहे हैं ना आगर मालवा और ये, इसलिए आप वही काउंट करोगे। हाँ, तो तभी तो अपन ने पॉपुलेशन वाइज देखा ना 2011 की सेंसस के हिसाब से। एट प्रेजेंट आएगा तो 52 ही लिखोगे। 1 अक्टूबर 2018 आप नेवाड़ी को बता दोगे। तो यही डिफरेंशिएशन होते हैं। आपको बहुत इजी क्वेश्चन प्लेस होता है, लेकिन वो 1 ना 2 वर्ड ऐसे प्लेस कर देता है जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। और +1 और प्लस ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं 47 है काउंट या 48 है, तो ऐसे में आपको ना एक डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। तो उस चीज से बिल्कुल चिंता मत करो कि हम 1 + 1 - लिख रहे हैं, ठीक है। डेटा जो है वो अपन एक बार और अगली कोई क्लास में अपन उसको फाइनल कर लेंगे जो भी रहेगा, ठीक है। शेड्यूल कास्ट क्लियर है अभी तक आपको पूरी। शेड्यूल कास्ट अपन ने जितनी भी पढ़ी। शेड्यूल ट्राइब्स पे आ जाते हैं। शेड्यूल ट्राइब इन मध्य प्रदेश, इसका कंसंट्रेशन कितना है पहले तो इंडिया में पता होना चाहिए। इंडिया में पूरी 8.6% है शेड्यूल ट्राइब्स इंडिया में। इंडिया में शेड्यूल कास्ट का कंसंट्रेशन कितना है, 8.6%। वेयर 2011 का डेटा है ये, प्लीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2011 का डेटा है। मध्य प्रदेश में ये 21.1% है। मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब्स कितनी है, आउट ऑफ द होल पॉपुलेशन, अगर मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन 100 है तो 100 में से 21 लोग कैसे हैं, एसटी हैं। याद रखिएगा। नंबर ऑफ काउंट जो है उसमें मध्य प्रदेश के नंबर ऑफ काउंट नहीं, पॉपुलेशन वाइज जो है शेड्यूल ट्राइब में मध्य प्रदेश कौन सी रैंक पे आता है, फर्स्ट रैंक पे आता है। पॉपुलेशन वाइज फिर से बोल रहा हूं, काउंट वाइज अगर आपसे पूछा जाएगा तो अरे उड़ीसा रहेगा काउंट वाइज 62। याद रखिएगा इस चीज को। और परसेंटेज वाइज मध्य प्रदेश 12th रैंक पे आता है। आपको इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है कि ये हम पॉपुलेशन और परसेंटेज में क्यों दोनों चीजों को पढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन मतलब 100 पीपल हैं, 100 में से 21 लोग क्या हैं, एसटी हैं, तो वो उनका परसेंटेज हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी जगह तो 21% हो गया। अब मान लीजिए कहीं है 50 पॉपुलेशन,
ओवरऑल पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन में 30% जो लोग हैं, 30 जो लोग हैं वो क्या है, एसटी, या फिर आप 25 ले लो, उस 50 में से जो 25 हैं वो एसटी हैं, तो इनका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो परसेंटेज वाइज वो ज्यादा हो गए ना, यही डिफरेंस होता है परसेंटेज और पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज हमेशा याद रखिएगा सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहां पे हैं, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम ट्राइब कौन सी है, भील। मध्य प्रदेश में ट्राइबल ग्रुप सबसे ज्यादा कौन सा है, गोंड। इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सी है, ट्राइबल गोंड। ये चीजें क्लियर हैं आपको, ठीक है। गोंड के बाद आते हैं तो सेकंड नंबर पे कौन आता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पे कौन आता है, थर्ड नंबर पे कोल, थर्ड नंबर पे कोल। ये आपको एक अरेंजमेंट पूछा जा सकता है पीएससी में कि इनको परसेंटेज वाइज या पॉपुलेशन वाइज अरेंज करें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा से सबसे कम कौन है, याद रखिएगा आप लोग। एक बहुत प्रोमिनेंट वर्ड है ठक्कर बप्पा, आपने इससे पहले नाम सुना है कभी ठक्कर बप्पा का, कहां से एसोसिएटेड है ठक्कर बप्पा, पूजा होती है, नहीं, वो ठाकुर देव है, ठाकुर बाबा है, ठक्कर बप्पा की पूजा नहीं होती है। ठक्कर बप्पा एक पर्सनैलिटी है, पहले तो याद रखिएगा कभी भी इस पर्सनैलिटी को आप मध्य प्रदेश से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये मध्य प्रदेश के कभी नहीं रहे हैं। ठक्कर बप्पा एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आदिवासी वर्ड को ओरिजिनेट किया था। द वर्ड आदिवासी इज बीन फर्स्ट यूज्ड और ओरिजिनेटेड बाय ठक्कर बप्पा। तो ये आप कभी भी अपने मेंस में या इंटरव्यू में यूज कर सकते हो इसको, ठक्कर बप्पा। बिल्कुल भी ना वो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, बस उनका जो इंटरेस्ट या डेवलपमेंट था वो पूरा ट्राइबल बेनिफिट्स के लिए था, इस वजह से उनका नाम आता है, और आदिवासी वर्ड जो है उन्होंने ही दिया था। क्लियर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठक्कर बप्पा इज नोन एज फादर ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, फादर ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, कौन को जाना जाता है, आपका आंसर होगा ठक्कर बप्पा। क्लियर है। इसके बाद अगर आप पूछोगे तो आदिवासी के अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ड है वो कौन यूज कर रहा है, जीएस गुरिया जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ड को यूज कर रहे हैं, और ये एक्नॉलेज किया गया है आर्टिकल 342 में। द वर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब इज एक्नॉलेज्ड इन आर्टिकल 342, और इसको प्रपोज किसने किया था, जीएस गुरिया। ये अगेन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है किसके लिए, ट्राइबल बेनिफिट्स के लिए, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। कोई डाउट अभी तक। मध्य प्रदेश या एसटी कमीशन कब बन रहा है, सेम 1995 में। एसटी कमीशन भी कब बन रहा है, 1995 में। बताएं, कोई डाउट। हाँ जी बताइए। हाँ, मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितने हैं, ये वाला डेटा 46 है, 47 है, बहुत अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेगा आपको। हाँ, कहीं आप 46 है, अगर मैंने 46 लिखवाया तो इट इज 46 और 48, 46 और 47 नहीं, शेड्यूल कास्ट मैंने कितनी लिखवाई थी, 47, और ये 46 है। हाँ, तो इसी डेटा पे चलिए आप। ये वाला डेटा जो मेरे नोट्स का है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड है, उस पर बिल्कुल भी मत आप वो करिएगा डाउट। अपडेटेड डेटा पे नहीं इतना बिलीव करें, आपको हो सकता है ये अपडेटेड डेटा है जो 2018-19 की कोई भी एक छोटी मोटी सेंसस है उस पर बना दिया गया हो, क्योंकि जब तक 2021 की सेंसस का डेटा नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे क्वेश्चन अगर डिस्प्यूटेड भी रहेंगे ना तो भी आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। अभी अपन ने शेड्यूल कास्ट में एक बात करी थी कि शेड्यूल कास्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व थे, पूरा बताइए। पॉपुलेशन वाइज मैक्सिमम कहां पे था, और उसके बाजू में चले गए तो क्या मिल गया था, उज्जैन। परसेंटेज वाइज मिल गया था। मिनिमम दोनों में कहां पे थे, झाबुआ थे। ये पैटर्न याद है आपको। अब इसी पैटर्न को अपन अप्लाई करेंगे कहां पे, शेड्यूल ट्राइब्स में। ट्राइब्स में जब आप आएंगे तो मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन हमें मिलेगी धार में। मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कहां पे मिलेगी, धार में। और धार के बाजू में हमें क्या मिलेगा, अलीराजपुर। तो परसेंटेज वाइज हमें कहां मिल जाएगी मैक्सिमम पॉपुलेशन एसटी की, अलीराजपुर में। पैटर्न सेम है, धार अलीराजपुर हो गया और इंदौर और उज्जैन हो गया। वेयरएज उसमें दोनों जगह क्या था, झाबुआ। यहां पे दोनों जगह आपको क्या मिल जाएगा, भिंड।
यहाँ पे दोनों जगह आपको मिल जाएगा भिंड, मिनिमम परसेंटेज वाइज, वेयर एज मिनिमम पॉपुलेशन वाइज शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कहाँ पे है, भिंड में। क्लियर है ये वाला? आप भूलेंगे तो नहीं कभी आप मेरे हिसाब से इस पैटर्न को अगर बना लेंगे तो? ठीक है। मध्य प्रदेश का ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? गलत जवाब, गलत जवाब। ये यही क्वेश्चन डाउट होता है आपको, बस इतना क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश का रिसर्च एंड ट्राइबल डेवलपमेंट कहाँ पे है, तो यहां पे आपको क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा या फिर बताना पड़ेगा एग्जैक्टली। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट छिंदवाड़ा बट राइट नाउ इट इज इन भोपाल। भोपाल ये एस्टेब्लिश हुआ था छिंदवाड़ा में, और ईयर क्या है 1974-75। 1974-75 में मध्य प्रदेश का ट्राइबल R&D इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हो रहा है छिंदवाड़ा में, और सन 1954 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट छिंदवाड़ा में आ रहा है। 1954 कर लीजिए, और जस्ट उससे 11 साल बढ़ा देंगे तो 65 आ जाएगा। 1965 में ये मूव हो जाएगा कहाँ पे, भोपाल। आपको याद कैसे रखना है, 54 से आप एक एक बढ़ा दोगे, 5 से 6 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, तो 54 से 1965 आ जाएगा। और प्रेजेंट लोकेशन अगर पूछी जाएगी तो भोपाल। आपके लिए क्वेश्चन कैसा फ्रेम होगा, अगर आपको लिखा आएगा कि इट वाज वेयर इट वाज एस्टेब्लिश्ड, तो आपका आंसर होगा छिंदवाड़ा। और अगर पूछा जाए एट प्रेजेंट वेयर इट इज या करेंटली लोकेटेड एट भोपाल, ये डिफरेंस होते हैं क्वेश्चन के। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में भी क्या होता है, डिस्प्यूट आ जाता है, क्योंकि आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपके एग्जाम में। आपको छिंदवाड़ा भी दिया रहेगा और भोपाल भी दिया रहेगा, और इसीलिए दिया रहेगा क्योंकि वो चाहते हैं कि इस चीज में क्या हो, ऑब्जेक्शन हो। कोई डाउट अभी तक? क्लियर है पूरा शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का एस्पेक्ट अभी तक अपन ने जितना किया। अब अपन आते हैं ट्राइब्स पे। आप लोगों के लिए ट्राइब्स का सबसे अच्छा याद करने का तरीका है ऐसा, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, या फिर ऐसे चार्ट्स बना सकते हो, नहीं तो एक सन वाला जो एक फ्लो चार्ट होता है वो आप बना के एक एक पेपर में दो ट्राइब्स को कंप्लीट करके या उनका ऐसा सर्कल बना के आप पूरा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, वो आपके प्री के लिए काम में होगा। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे गोंड से। गोंड मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पे है, लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, लेकिन इंडिया की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट अभी तक गोंड में? गोंड का परसेंटेज 35.6 है, कहां पे, स्टेट में। मतलब स्टेट की पॉपुलेशन अगर 100 है या ट्राइबल पॉपुलेशन अगर 100 है, 35% उसमें से क्या है, गोंड है। याद रखिएगा। गोंड का रिसाइटेशन कहां पे है, तो गोंड आपको नर्मदा वैली के आसपास मिलेंगे, इवन पूरे एमपी में भी मिल सकते हैं। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपने नर्मदा वैली बताया है तो वहीं पे कंसंट्रेशन है। ये पुराना डेटा है, जब इतने सोर्स नहीं हुआ करते थे हमको, जब इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं मिलते थे। अब आपको गोंड जो है वो ऑलमोस्ट पूरे एमपी में मिलेंगे। क्लियर है ये चीज? इसके बाद आते हैं तो गोंड वर्ड का ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है। गोंड वर्ड कोंड से आ रहा है, KOND। और कोंड का मतलब क्या होता है, ये एक तेलुगु वर्ड है। सबसे पहले तो कोंड एक कैसा वर्ड है, जैसे आप हमेशा ओरिजिनेशन लिखते हो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, संस्कृत वर्ड, तो वैसे ही गोंड जो है वो कोंड से आ रहा है, और कोंड इज अ तेलुगु वर्ड। और इस वर्ड का मतलब होता है क्या, माउंटेन्स। माउंटेन्स, कोंड वर्ड का मतलब होता है माउंटेन्स। दस नर्मदा वैली की बात कर ली हमने, वहां पे माउंटेन्स हैं, तो ऐसे लोग जो माउंटेन्स में रिसाइट होते थे वो क्या कहलाते थे, कोंड। और कोंड को ही आप धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या कहलाने लगे, वो गोंड। तो कोंड से वर्ड आ गया गोंड। ये आपके मेंस के आंसर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद एक और इनमें टाइप होता है जिसको आप बोलते हो कोयटूर, KOITURE। गोंड को आप एक दूसरे नाम से भी जानते हो, कोयटूर, KOITURE। और ये जो गोंड की ट्राइब्स है, या ये जो टाइप्स के होते हैं गोंड, ये ग्रीन माउंटेन्स के यहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे हरियाली हो, ऐसे माउंटेन्स जो कि कहाँ, ग्रीनिश या ग्रीन माउंटेन्स में रिसाइड करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कोयटूर कहलाते हैं। क्लियर है इतना? गोंड किस एक एथनिसिटी से आ रही है, द्रविडियन। ये आपके एंथ्रोपोलॉजी का पूरा सब्जेक्ट हो जाता है कि द्रविडियन कौन है, प्रोटोस्टराइड्स कौन है, एशियोस्टराइड्स कौन है ना, मंगोलाइड्स कौन है, तो ये हमें एंथ्रोपोलॉजी में आता है। लेकिन इनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
इसी बेसिस पे हम बताते हैं। प्रोटोस्टेरॉइड जो होंगे वो थोड़ी छोटी हाइट के होंगे, उनका कलर फेयर होगा, वेयरएज ड्रविडियन जो होंगे उनका बाय डिफॉल्ट कलर कैसा होगा, थोड़ा सा ब्लैकिश, सांवला जिसको आप कहते हो, थोड़े से नाक चौड़ी होगी, नॉर्मल एवरेज हाइट होगी, ब्लैक हेयर्स होंगे। तो ये जब भी आप देखोगे ऐसा कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप तुरंत किस एथनिसिटी में चले जाओगे, द्रविडियन एथनिसिटी में। क्लियर है ऐसा, इसलिए ये मेंशन करना आपको जरूरी है। गोंड की सब कास्ट बहुत सारी हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन हमने इनको 5 मेजर सब कास्ट में डिवाइड किया है। गोंड की 5 मेजर सब कास्ट हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन इंपॉर्टेंट है। पहला आता है अगरिया। अगरिया का मतलब आग रिलेटेड। हाँ, आग में किस चीज का काम हो सकता है, लोहे का। तो दे आर व्हाट, दे आर ब्लैक स्मिथ्स या आयरन स्मिथ भी कह सकते हो। क्लियर है। आग से क्या याद रखेंगे आप लोग, अगरिया। अगरिया मतलब ब्लैक स्मिथ और आयरन स्मिथ्स, कोई डाउट इसमें। दूसरे आएंगे प्रधांस। प्रधांस वुड बी व्हाट, पी से प्रधान एंड पी से प्रीस्ट, नॉट प्राइस, प्रीस्ट मतलब पुजारी। तो प्रधांस क्या रहेंगे, पुजारी। दोनों में कॉमन क्या है, पी। कोई डाउट अभी तक। ओझा, ओझा में क्या आ रहा है, झा आ रहा है। झा से मतलब झाड़ फूक, और झाड़ फूक कौन करवाता है, विजाज। हाँ, विजाज तांत्रिक सेम वर्ड है। तो आप ओझा में क्या याद रखेंगे, झा वर्ड आ रहा है, झा से झाड़ फूक, और झाड़ फूक कौन करवाते हैं, विजाज। आपको मैथ द कॉलम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ये 4 ऑक्यूपेशन दिए हो और उन 4 में क्या दिया हो, अलग अलग सब ट्राइब्स दिए हो। क्लियर है। लास्ट एक और रहेगा सोलाहस। सोलाहस कौन रहेंगे, कारपेंटर्स। सोलाहस वुड बी कारपेंटर्स, ठीक है। सोलाहस SOLAHS, सोलाहस वुड बी कारपेंटर्स। सोलाहस को याद कैसे रखते हो, सोलाहस सोफा, सोफा बनाना 16 ऐसा याद रख सकते हो। और ये काम किसका होता है, बढ़ई का, मतलब कारपेंटर्स का। तो सोलाहस वुड बी व्हाट, कारपेंटर्स। लास्ट जो आएगा नाम वो रहेगा कोयलाभूतिस। और कोयलाभूतिस कौन रहेंगे, ये नोमैडिक रहेंगे, मतलब बंजारे टाइप्स जो रहते हैं, जिनका एक रेसाइटेशन नहीं होता है कहीं, ये अलग अलग जगह घूमते रहते हैं। कोयलाभूतिस, KOILABHUTIS। कोयलाभूतिस वुड बी होम नोमैडिक, इसको नोमैड्स कहते हैं इंग्लिश में, बंजारे जो होते हैं। क्लियर है। कोई डाउट अभी तक। 5 सबकास्ट या सब ट्राइब्स क्लियर हैं आपको गोंड की। आई होप कोई भी डाउट है तो प्लीज तुरंत पूछ लीजिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व इट। हाँ, मेजरली डांसर्स भी होते हैं और कहीं एक जगह रिसाइट नहीं करते हैं, दोनों पॉइंट चलेंगे, ठीक है। फिर सबसे लीस्ट जो है गोंड में वो कमार आती है ट्राइब। कमार ट्राइब या कमार सबकास्ट इज द लीस्ट इन काउंट इन गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब में सबसे कम कौन होते हैं, कमार होते हैं। इनके मेन डाइटी कौन होते हैं, डाइटी का मतलब भगवान, भगवान। तो गोंड किसको पूछते हैं, सॉरी बहुत सारे को पूछते हैं, लेकिन इनका मेजर जो है वो है बूढ़ा देव। बूढ़ा देव, बुद्ध नहीं है वो, बूढ़ा देव कहलाते हैं। वो BUDDHA बुद्धा हो जाता है, लेकिन एक्चुअली इट इज बूढ़ा देव, बूढ़ा देव कहलाते हैं। और बूढ़ा देव को किसका इनकारनेशन मानते हैं ये लोग, लॉर्ड शिव का। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बूढ़ा देव किसका इनकारनेशन है, किस हिंदू डाइटी के। तो बूढ़ा देव शिव का इनकारनेशन है। और एक प्रोमिनेंट फैक्ट आता है कि इनके जो बूढ़ा देव हैं वो किस ट्री में रिसाइड करते हैं, तो वो साज ट्री में होते हैं। साज का जो पेड़ होता है ये इनमें रिसाइड करते हैं। साज SAAJ, या साजा भी लिखते हैं, SAJ भी लिखते हो, मेनली साज SAAJ। 2 टाइप के पेड़ होते हैं, साल और साज। साल का दूसरे में आएगा, लेकिन यहां पे अपन क्या है, साज पढ़ेंगे। साज का साइंटिफिक नेम बोसवेला सेरेरेट जो था वो चेंज हो चुका था, नहीं, सोहेरा रोबस्टा साल का है, ठीक है। फिर बोसवेलिया सेरेरेट रखेंगे। रिसेंटली ये चेंज हुआ क्योंकि जब मैंने नोट्स बनाए थे उसमें आपको बोसवेलिया सेरेरेट ही मिलता था। तो याद रखिएगा, साज और साल दोनों के साइंटिफिक नेम आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है। बूढ़ा देव गोंड के किस ट्री में रिसाइड करते हैं, साज। साज, बिल्कुल भी साल मत करिएगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है क्योंकि साल और साज में, ठीक है। ये इनके अलावा मेजर डाइटीज जो हैं जिनको ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ट्राइब्स वर्शिप करेंगी वो रहेंगी दूल्हा देव। बूढ़ा देव के अलावा दूल्हा देव रहेंगे, ठाकुर देव रहेंगे, लेकिन ये कॉमन रहेंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाएगा तो गोंड बूढ़ा देव को पूछते हैं, ठीक है।
आगे आते हैं मैरिजेस। मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैरिजेस, यहां हमने बूढ़ा देव भी लिखा है, यहां मैरिजेस। इस मैरिज में सबसे प्रोमिनेंट एस्पेक्ट या एक टाइप की मैरिज आती है जिसको कहते हैं हम दूध लौटावा। दूध लौटावा आपको क्लियर है, सबको पता है क्या है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कभी कि क्या आप दूध लौटावा का एक पिक्चराइजेशन कर सकते हो, तो क्या आप बना सकते हो? एक बहुत नॉमिनल क्वेश्चन आता है आपको, अगर 3 मार्कर में दूध लौटावा आएगा लिखने कभी भी, तो आप इन वर्ड्स लिखोगे ना, इन पैराग्राफ लिखोगे, बट आपने कभी सोचा है इसको और ब्यूटीफुल करने का कोई तरीका हो सकता है क्या? दूध लौटावा भी बता रहा हूं, अभी मैं उसी पे आ रहा हूं कि दूध लौटावा में बेसिकली होता क्या है। आप सबको पता होगा क्या होता है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन किस किस पे अपार्ट फ्रॉम पैराग्राफ बन सकता है? इज देयर एनीवन? एक फैमिली होती है, वही फैमिली ट्री में मैं बता रहा हूं, वो कैसे करोगे आप रिप्रेजेंटेशन? फैमिली में जैसे जो कजन्स रहते हैं, ठीक उनके है, देखिए इसको छोटा सा बना रहा हूं यहाँ पे, आएगा तो नहीं ना सर? हाँ तो चलेगा, ठीक है। मेल्स को आप किस में डिफाइन करते हो? ट्राइंगल और सर्किल, याद रखिएगा। ये हमेशा एंथ्रोपोलॉजी में फीमेल रहेंगी, ये हमेशा क्या रहेगा? मेल रहेगा। एक मेल और एक फीमेल है ये। इज इक्वल्स टू का साइन वुड बी व्हाट? शादी, मैरिज। इनकी मैरिज हुई और इनकी मैरिज से क्या हुआ? एक लड़का और एक लड़की हुई है। अब इसकी मैरिज हुई एक लड़की से और इसकी मैरिज हुई एक लड़के से। क्लियर है? समझ रहे हो आप इसको? इनका ये क्या है? ये बॉय है, ये क्या है? गर्ल है, ठीक है। ये दोनों क्या है? भाई बहन है। ये क्या हो गया? वाइफ हो गई, ये हो गया हस्बैंड। अब बॉय का क्या होगा? बॉय। और गर्ल का क्या होगा? गर्ल। और ये दोनों जब शादी करेंगे ये कहलाएगा दूध लौटावा। क्लियर है? आई मीन दिस वुड बी द मैक्सिमम के इससे बेटर रिप्रेजेंटेशन विदाउट एनी वर्ड आप कहीं नहीं बता सकते हो। आपको बस इतना डिफाइन करना है कि ये क्या है। इट इज अ मैन, इट इज अ वुमेन या फीमेल, इट इज अ मेल, इट इज अ फीमेल। ये मैरिज का साइन होता है। इनकी शादी हुई, एक लड़का एक लड़की, दे आर द ब्रदर सिस्टर। तो ब्रदर का बेटा, ब्रदर का बेटा और बहन की बेटी, इन दोनों में जब शादी होती है तो क्या होता है? दूध लौटावा मैरिज कहलाती है। क्लियर है? इसको बना सकते हो आप लोग, ये बहुत काम का है। आपको कभी भी 3 मार्कर से ज्यादा आएगा, 5 मार्क्स में आएगा, तो आप इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन से उसको डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है? ये फिर से तो नहीं बताना इसको? चलिए, ये मैरिज कहलाती है दूध लौटावा। क्लियर है? अब हमेशा आपको वर्ड्स में कैसे लिखना पड़ेगा इसको? द सन ऑफ हुम? ब्रदर। ब्रदर भी लिख सकते हो या फिर सन भी लिख सकते हो। द सन ऑफ सन एंड द डॉटर ऑफ डॉटर, व्हेन दे बोथ गेट मैरिड इट वुड बी। और ये किया क्यों जाता है? बेसिकली क्यों किया जाता है? दूध लौटावा क्यों की जाती है? आपसे पूछा जा सकता है। ट्राइब को कंटेन करने के लिए कहां सारी करना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली सबसे प्रोमिनेंट है कि जो अपनी एक ब्रीड है उसको प्योर रखने के लिए, इस वजह से, है ना, ताकि जो गोंड ट्राइब में एक जो पूरी जो कम्युनिटी चली आ रही है, वो कम्युनिटी में कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो, ये ब्रीड जो क्या रहा है एक प्योर ब्रीड बनी रहे। इस वजह से दूध लौटावा मैरिज को प्रेफर किया जाता है। कोई हाँ ब्रदर का नहीं, दिस कभी नहीं होगा। हमेशा हमेशा जो ब्रदर है उसका बेटा ही रहेगा दूध लौटावा में। ब्रदर की बेटी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, या वो दूध लौटावा मैरिज नहीं कहलाएगी, है ना। हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा जो ब्रदर है या फिर जो बेटा है उसका जो बेटा रहेगा ना, वो हमेशा ही बेटा होना। अगर इसकी बेटी हुई है दैट वोंट बी कंसीडर एज दूध लौटावा इन एनी सिचुएशन। ठीक, ये उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये हो जाती है क्या? दूध लौटावा। बहुत सिंपल से लैंग्वेज में, सन ऑफ ब्रदर एंड डॉटर ऑफ सिस्टर, व्हेन दे गेट मैरिड इट विल बी नोन एज दूध लौटावा। डोंट जस्ट रिवर्स द सिचुएशन, नहीं होगी कभी सिचुएशन, इस चीज में आप 100% श्योरिटी रखिए। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट मैरिज कहलाती है पथौनी मैरिज। पथौनी मैरिज में क्या होता है? ब्राइड कैवलकेड लेके आते हैं। ठीक है, कैवलकेड क्या होता है? बारात। कितने लोग हैं जो पहली बार ये वाला वर्ड सुन रहे हैं कैवलकेड? अब याद रखिएगा, इससे पहले आपको पता था बारात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोसेशन सुना था? नहीं, कैवलकेड, CAVALCAD। ब्राइड ब्रिंग्स द
कैवलकेड। हर एक प्रोसेस सेम होती है, बशर्ते क्या होता है, जो दुल्हन होती है वो क्या लेके आती है, बारात लेके आती है, बारात को कहते हैं कैवलकेड। याद रखिएगा पतौनी मैरिज में क्या होता है, ब्राइड ब्रिंग्स द कैवलकेड इनटू द ग्रूम्स हाउस। क्लियर है, कोई डाउट? तीसरे टाइप की मैरिज आते हैं लमसेना। लमसेना मैरिज क्या होती है, लमसेना सर इसमें जो वो रहता है, आदमी रहता है, उसको सर्विस करनी पड़ती है। हाँ एग्जैक्टली, इन लॉस के यहाँ जाता है, सर्विस परफॉर्म करता है और सर्विस के जब टेन्योर खत्म होता है तो मैरिज को सक्सेसफुल मान लिया जाता है, दैट वुड बी लमसेना। लमसेना में जो पर्सन होता है, जो ग्रूम होता है, वो क्या कहलाता है, वो लमनाई कहलाता है। याद रखिएगा इस चीज को, लमसेना मैरिज होती है और मैरिज में जो इन-लॉज के यहाँ जो ग्रूम परफॉर्म करता है सर्विस, तो उसका नाम होता है लमनाई। याद रखिएगा इस चीज को। फिर एक नॉर्मल मैरिज होती है जिसको छड़ मैरिज कहा जाता है, ये एकदम हिंदू मैरिज की तरह सिमिलर होती है, इसको आप कहते हो छड़ मैरिज। ये कुछ प्रोमिनेंट मैरिज टाइप्स हैं। क्लियर है? इसके बाद एक प्रोसेस आती है दूध बंद। दूध लौटावा तो आपको पता है, लेकिन कभी दूध लौटावा की जगह एक प्रोसेस आ जाएगी दूध बंद, तब क्या आप लोग करेंगे? कोई आइडिया है दूध बंद के बारे में? गोंड, सबसे पहले तो अगर दूध बंद आपको 3 मार्क में आती है तो आप बताएंगे कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक या ये एक रिचुअल है कहाँ का, गोंड ट्राइब का, सबसे पहला पॉइंट। और इसमें ये होता है जो आप लमसेना विवाह में देखते हो ना, लमसेना विवाह में वॉलेंट्री सर्विस ऑफर की जाती है कि ग्रूम जा रहा है और सर्विस ऑफर कर रहा है। लेकिन दूध बंद जो प्रोसेस होती है, उस दूध बंद प्रोसेस में जब ब्राइडल वैल्यू की एक प्रॉपर एक कंसेंट आ जाता है, ब्राइडल वैल्यू मतलब काइंड ऑफ डाउरी, जब कोई भी एक इन लॉज अपनी ब्राइडल वैल्यू नहीं पे कर पा रहे होते हैं, जब वो पैसे नहीं दे सकते, डाउरी नहीं दे सकते हैं, तब इस दूध बंद प्रोसेस को अपनाया जाता है। इसमें भी जो वो ग्रूम होता है इन लॉज के यहाँ परफॉर्म करता है और उस परफॉर्मेंस में इसको पैसे दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ ब्राइडल वैल्यू नहीं पे कर पा रहे हैं, है ना। ब्राइडल वैल्यू डाउरी डिफरेंस वॉलेंट्री का है। वॉलेंट्री का है, मनी कंसेंट नहीं है एक में और एक में मनी कंसेंट है। जिसमें मनी कंसेंट आ जाएगा इट विल बी दूध बंद। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक किसी को तो पूछ लीजिए प्लीज। सर एक शादी होती है ना, तो जिसमें क्या होता है, एक ही घर के बच्चा वो कहीं शादी करता है और उसी घर में मतलब जिस घर की लड़की शादी करेगा और उसी घर की लड़के से उस घर की बेटी शादी करेगी। गोंड में जैसे सुना है, जैसे मान लीजिए एक घर के लड़का लड़की है, तो जहाँ पे मतलब लड़का शादी कर रहा है इस लड़की से और उनकी लड़के से लड़की शादी करती है, वो गोंड में नहीं है, हो सकता है किसी दूसरे में हो, लेकिन प्रोमिनेंट नहीं होगा। प्रोमिनेंट अगर होता तो हमें पता होता, है ना। आपको तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखना है क्या वो आ सकता है। अगर उसका उस टाइप की मैरिज होगी, उस टाइप की मैरिज का कोई नाम होगा तो अपन को डेफिनेटली मिलता है, लेकिन नहीं नहीं, इसको कहते हैं दूध लौटावा, ये वाला जो है। बताएं कोई डाउट अभी तक? इसके बाद यहाँ पे एक प्रोमिनेंट वर्ड लिखा है घोटुल। घोटुल क्या होता है? घोटुल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, सारे 3 मार्कर्स बन सकते हैं। एग्जैक्टली, घोटुल का मतलब क्या है? एक यूथ क्लब है। यूथ क्लब मतलब जैसे आप कोई भी एक व्हाट्सएप का वो लेके एक ग्रुप बना देते हो कि कोई शादी होनी है किसी की, तो आपने एक ग्रुप बना लिया सारे दोस्तों का, मेल फीमेल जितने भी स्कूल के दोस्त थे सब आएंगे अब उस शादी में। वैसे ही एक ट्राइबल यूथ क्लब होता है गोंड ट्राइब्स में, वो कहलाता है क्या? सॉरी, हाँ, युवाग्रह कह सकते हो। इसमें बेसिकली जितने भी ट्राइब्स में यंग गोंड मेल और फीमेल होते हैं, ये एक दूसरे से परिचय करते हैं, मिलते हैं, कम्युनिटी बना के रहते हैं और इस क्लब को क्या कहा जाता है? घोटुल, GHOTUL। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? घोटुल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और आता है कि घोटुल में जो अनमैरिड, इसमें सिर्फ अनमैरिड पीपल रहेंगे, कोई भी मैरिड नहीं रहेगा, और इस अनमैरिड में जो फीमेल रहेंगी वो क्या कहलाएंगी? क्वेश्चन यहीं से बनेगा, मोटियार। फीमेल जो रहेंगी वो क्या कहलाएंगी? मोटियार, MOTIYAR। द फीमेल मेंबर्स ऑफ घोटुल आर नोन एज मोटियार, whereas the male members of घोटुल are known as चिलिका, CHILIK, चिलिका। बताएं कोई डाउट अभी तक? गोंड बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हो आप, इतना डेप्थ में आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, देख लीजिएगा। चिलिका, मोटियार, इतनी इंफॉर्मेशन। वेरियर एल्विन कौन रहे हैं? गोल्ड के ऊपर ये तो आप उसका आपने बहुत कम बता दिया, आपको बेसिक बताना है। वेरियर एल्विन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब मानव, हाँ,
जिन्होंने जो द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, जो ह्यूमन काइंड की स्टडी करता है, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, और चूंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने गोंड के ऊपर एक स्टडी करी है, और उसी में घोटल को उन्होंने बोला है कि ये एक चिल्ड्रंस रिपब्लिक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरियर एल्विन ने घोटल को, जो घोटल हमें इसमें मिलता है, गोंड ट्राइब में मिलता है, उसको एक कैप्शन दिया है, उसको एक नाम दिया है, उनको उसने बोला है कि ये एक चिल्ड्रंस रिपब्लिक है, ये एक बच्चों का रिपब्लिक है। रिपब्लिक भी पता है क्या कहलाता है, गणतंत्र कहलाता है। तो बच्चों का गणतंत्र है क्या, तो आपके लिए पूछा जा सकता है कि व्हाट इज चिल्ड्रंस रिपब्लिक, आपका आंसर होगा क्या, घोटल। क्लियर है। आगे आते हैं। 2 से 3 टाइप के हमें गोंड मिलते हैं, लेकिन बेसिकली हमने गोंड्स को 2 टाइप में डिवाइड किया है। जो हायर कास्ट गोंड रहते हैं वो राजगोंड कहलाते हैं, और जो लोअर कास्ट के नॉर्मल पर्सन्स होते हैं डे टू डे, चाहे वो ट्रेडर्स हों, चाहे वो मर्चेंट्स हों, सोल्जर्स हों, वो धुरगोंड कहलाते हैं। तो गोंड 2 टाइप में डिवाइड है। राजगोंड, राज नाम जुड़ा हुआ है, मतलब हाई कास्ट या राजपूत या अपर लेवल के गोंड रहेंगे, वेयर एज जो नॉर्मल पीपल रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, धुरगोंड कहलाएंगे। राज और धुरगोंड का डिफरेंशिएशन भी आप बता सकते हो। इसके बाद एक खाना आता है बहुत प्रोमिनेंट, उस खाने को बोला जाता है पेज। पेज में क्या होता है, ड्रिंक, सॉर्ट ऑफ ड्रिंक है, जैसे खीर टाइप की जो होती है उसको ही पेज बोला जाता है। ये एक लिक्विड फूड है प्रिपेयर्ड विथ राइस, चावल से बनाई जाती है। तो खीर कह सकते हो आप, पॉज करना क्या, तो ये आप क्या कह सकते हो, इसको खीर टाइप की कह सकते हो उसको। और ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, गोंड के लिए है। क्लियर है इतना। आगे बढ़े। पेज, PAIG, PAG मत लिख देना पेज, हिंदी में तो पा में आ की मात्रा जाई लिखोगे आप, है ना। पोटैटो, पटाटो सेम चीज है ना, इंग्लिश की स्पेलिंग है। या PAIG भी लिख सकते हो आप, PAEG भी लिख सकते हो। और भी ट्राइब फॉलो करते हैं? नहीं, पेज नहीं करते, नाम अलग अलग हो जाएगा। पेज स्पेसिफिकली वुड बी ऑफ गोंड ओनली, ठीक है। नाम अभी आपको लिक्विड फूड मिलेगा, महुआ से बना हुआ भी मिलेगा, बील पिएंगे, लेकिन ये में डिफरेंशिएशन हो जाएगा नाम का, है ना। पेज आपको एक जगह और मिलेगा अभी। चलिए आगे आते हैं। गोंड जिस टाइप का एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं उसको क्या कहते हैं, गलत, एग्रीकल्चर बारी। एक बारी खेती होती है जिसको कौन परफॉर्म करता है, गोंड परफॉर्म करते हैं। तो द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर परफॉर्म बाय गोंड ट्राइब इज नोन एज बारी, ठीक है। और ये बारी भी 2 टाइप की होती है। बारी एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गई जो कि 2 जगह की जाएगी। हमने गोंड्स को पढ़ा है, गोंड्स कहाँ रिसाइड करते हैं, माउंटेन्स में। तो ऐसी ही एक खेती जो माउंटेन्स में हो रही हो वो कहलाती है, हाँ, पेंडा। ये आएंगे 2, वो झूम खेती, अपन शिफ्टिंग कल्टीवेशन आगे आएंगे। गोंड एक मेजर खेती का टाइप प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है बारी। बारी 2 टाइप से होती है। बारी का मतलब हो गया एग्रीकल्चर, ठीक है, खेती किसानी। अब इस एग्रीकल्चर में जो प्लेन्स में की जाती है, प्लेन्स मतलब ऐसे गोंड जो कोई पर्वतमाला के नीचे तरफ फुटहिल्स पे रह रहे हों, वो कहलाती है पेंडा, वो कहलाती है टिप्पा, वो कहलाती है टिप्पा। कोई भी ऐसी खेती जो गोंड कम्युनिटी कर रही है, गोंड ट्राइब कर रही है और वो प्लेन्स में कर रही है, वो कहलाएगी टिप्पा। वेयर एज जो गोंड्स हाई हिल्स पे या एकदम स्टेप फार्मिंग करेंगे वो कहलाएगी पेंडा, PNDA। तो टिप्पा और पेंडा या पोंडू भी कर सकते हो इसको आप। ये सब किस चीज का टाइप रहेगा, एग्रीकल्चर का। हाँ, बारी दैट इज एग्रीकल्चर, सिमिलर है। क्लियर है यहां तक। गोंड के सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, आई होप पहले जितनी होगी उससे ज्यादा ही मिल रही होगी आपको। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गोंड में, केहुल पाटा। क्या कहलाता है केहुल पाटा, इट इज अ डेथ सॉन्ग। जब आप किसी की भी अर्थी देखते हो तो आप हिंदू कस्टम्स में क्या देखते हो, क्या बोला जाता है, राम नाम सत्य बोला जाता है ना जब आप निकलती है कोई भी अर्थी। इन द सेम वे जब गोंड ट्राइब में कोई डेथ होती है तो वहां पे एक डेथ सॉन्ग गाया जाता है और इस डेथ सॉन्ग को बोला जाता है केहुल पाटा। डिफरेंस मिलेगा आपको बुक्स में, आपको कुछ और नाम मिलेगा। मैं कल पढ़ रहा था एक बुक, उसमें कुछ और नाम दिया था, काहुल पाटा दिया था ऐसा कुछ, लेकिन केहुल पाटा वुड बी द राइट टर्म। बिल्कुल भी ट्रांसलेशन में वो मत करिएगा आप लोग कि हिंदी मीडियम में कुछ दिया है, इंग्लिश मीडियम में कुछ दिया है। क्लियर है। केहुल पाटा बता सकते हैं, 3 मार्कर भी बन सकता है आपका केहुल पाटा। तो केहुल पाटा क्या है, एक डेथ सॉन्ग है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, मड़ाई हाट। मड़ाई हाट किस चीज से है, पहले नंबर तो हाट,
हाट क्या होता है? अफेयर। दिल्ली हाट बहुत पॉपुलर होता है। दिल्ली हाट मतलब दिल्ली में जो बाजार लग रहा है। ऐसा ही मड़ाई हाट। मड़ाई हाट क्या है? एक सोशियो इकोनॉमिक फेयर है। मतलब सोशियो मतलब रिलेटेड टू सोसाइटी, इकोनॉमिक मतलब जहां पे थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन किया जाए, जहां पे थोड़ा बहुत व्यापार हो। तो सोशियो इकोनॉमिक फेयर ऑफ गोंड ट्राइब इज मड़ाई हाट। क्लियर है? मड़ाई हाट बेसिकली ओरिजिनेशन अगर आप 2000 से पहले का जाओगे तो आपको कहां का मिलेगा? छत्तीसगढ़ का मिलेगा, विभाजन से पहले। लेकिन छत्तीसगढ़ के डिवीजन के बाद हमको जो मध्य प्रदेश का प्रोमिनेंट मड़ाई हाट मिलता है वो किस जगह मिलता है? मंडला। याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए कि मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश में कहां पे बहुत प्यारा मड़ाई हाट लगता था या ओरिजिन होता था, तो आपका आंसर होगा नारायणपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक रख सकते हो, नारायणपुर और डेप्थ आ जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कहां सेलिब्रेटेड होता है एट प्रेजेंट मड़ाई हाट? इन द रीजन ऑफ मंडला। क्लियर है? डांस आपको सिमिलर मिलेंगे 90% ऑफ द ट्राइब्स में। आपको कर्मा मिलेगा, आपको सैला मिलेगा, कर्मा सैला के अलावा आपको बिरहा मिलेगा, दीवानी। ऐसे 2-4 नॉर्मल डांसेस के नाम आप जो हर ट्राइब में मिल रहे हैं उनको कॉमन लिख दोगे। ठीक है? जो जो अलग से होंगे उनको हम अलग से पढ़ेंगे, जो जो स्पेसिफिक होंगे। अदरवाइज 2 से 3 नाम आपको याद रखने हैं, कर्मा, सैला, बिरहा, बिरहा, ये 3। दिवाला, दीवानी, दिवाला, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजर जो कॉमन सब में रहेंगे अपन उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद इनका जो एक चीफ्टन होता है, चीफ्टन कौन कहलाता है? द चीफ पर्सन। वो कहलाता है मुकद्दम। मुकद्दम। और इसी मुकद्दम से आगे जाके हमें मिलेगा एक दूसरी ट्राइब में पंच मुकद्दम। वो अभी जब अपन दूसरी टाइप पढ़ेंगे तब आएंगे पंच मुकद्दम पे। पंच मुकद्दम बैगा में मिलता है हमें, है ना? और यहीं पे मुकद्दम किस में मिलता है? सिर्फ गोंड में। द लीडर ऑफ गोंड ट्राइब इज नोन एज मुकद्दम। क्लियर है? इनकी जो डेथ होती है उसमें दोनों चीजें परफॉर्म होती हैं। क्रीमेशन भी होता है और बरियल भी होता है। बरियल मतलब गड़ा देना, है ना? और क्रीमेशन मतलब जला देना। दोनों चीजें याद रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज मत करिए। बताएं, गोंड फिनिश है। गोंड का हमने 90% ऑफ दी चीजें फिनिश कर ली हैं जो यहाँ पे लिखी हैं। अब आप इनमें से कोई भी चीज पढ़ के आप बता सकते हैं। लार्जेस्ट इन इंडिया, बूढ़ादेव, दूध लौटावा, लमनाई, छड़, पथौनी, घोटुल, राजगोंड, धुड़गोंड, बारी, टिप्पा एंड पेंडा। पोंडू भी आता है। पेंडा एक 3 मार्कर आ चुका है पिछले 3 उसमें मेंस में। केवल पाटा, डेथ सॉन्ग। मेरे से पूछिए ना क्या है? नहीं, लमसेना मैरिज का टाइप है। लमनाई वो पर्सन का नाम है जो ग्रूम है, वो लमनाई कहलाएगा। नहीं, ये तो उसमें आ गए, आप घोटल में आ गए। सर ये लमनाई जो है सर ये सारे जो मैरिज होंगी नहीं, लमसेना मैरिज में रहेगा, दूध बंद में रहेगा। जब वो क्या करेगा? सर्विस परफॉर्म करेगा। अब आप सोचो, जब कोई पर्सन किसी के यहाँ सर्विस परफॉर्म कर रहा है तो आप उसे नौकर तो बोलोगे नहीं बोलोगे, वो तो गुरु है। और ये भी नहीं बोलोगे कि ये भैया हमारे यहाँ के ये वो मेहमान है, ये काम करवा रहे हैं इनसे। तो क्या नाम दिया जाएगा उनको? लमनाई दिया जाएगा नाम। और मैरिज क्या रहेगी? लमसेना। और जो प्रोसेस और दूध बंद रहेगी वो प्रोसेस। इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा? एक कंसेंट, किस चीज के कंटेक्स्ट का? मनी के कंटेक्स्ट। डाउरी से अच्छा वर्ड है। देखो, डाउरी वर्ड आप यूज नहीं कर सकते ट्राइबल सिनेरियो में क्योंकि नहीं होती है, इसलिए डाउरी की जगह दूसरा वर्ड यूज होता है ब्राइडल वैल्यू। द ब्राइडल मतलब जो भी दुल्हन है उसके हिसाब की जो वैल्यू हो रही है, ब्राइडल वैल्यू बहुत अच्छा वर्ड होता है यूज करना, है ना? तो अवॉइड करिएगा वर्ड डाउरी। क्लियर है? केवल पाटा, दैट सॉन्ग, मड़ाई हाट मेला, डांसेस, कर्मा सैला बेरा और मुकद्दम इज चीफ। पूरा गोंड क्लियर है आपको? गोंड में मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं छूटना चाहिए आपका। आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि प्री एज वेल एज मेंस में कितना भी चीज आपसे गोंड की पूछ ली जाए आप भर भर के लिख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं भील पे। भील मध्य प्रदेश में किस रैंक पे है? हाँ जी, हाँ, लेकिन कंसंट्रेशन अब पूरे मध्य प्रदेश में भी मिलेगा आपको गोंड का। नहीं लिखो, है डिस्प्यूटेड फैक्ट है, लिख सकते हो। द ओल्डेस्ट या फिर ओरिजिनेशन वाज फ्रॉम नर्मदा एंड सोन घाटी। नेक्स्ट शुरू करें। भील। भील अप्रोक्स 37% ऑफ एरिया कवर करती है स्टेट का।
40 कर सकते हो, 46 40 कर सकते हो, अप्रॉक्स में रहता है। बहुत पुराना डेटा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से 10 साल पुराना डेटा यूज़ कर रहे हैं। अगर हर साल भी 1% पॉपुलेशन बढ़ी होगी तो आज बहुत सारी एटलीस्ट 3 से 4% तो बढ़ी गई होगी अभी, तो अप्रॉक्स 40 लिख सकते हो आप। इंडिया में भील कौन सी रैंक पे है? थर्ड। इंडिया में भील थर्ड रैंक पे है, मध्य प्रदेश में भील फर्स्ट रैंक पे है। ये भी थोड़ी थोड़ी द्रविडियन रेस पे आते हैं। सुनिए प्लीज, डिस्कशन मत करिए, बीच बीच में डिस्टर्ब होता है ना। भील को जब भी आप लिखेंगे तो जैसे आपने गोंड को डायरेक्ट द्रविडियन लिख दिया है, भील को कभी आप ऐसे नहीं लिखोगे कि ये द्रविडियन है या प्रोटोस्टेरॉइड्स हैं, क्योंकि भील 2 मर्जर से बनते हैं। नहीं, भील की जो रैंक है, मतलब भील की जो रेस है, रेस वाइज ये प्रोटोस्टेरॉइड्स हैं। भील जो रेस वाइज हैं वो प्रोटोस्टेरॉइड्स हैं, लेकिन लैंग्वेज वाइज कैसे हैं? द्रविडियन है। मतलब इनका जो द्रविडियन टच होता है, साउथ इंडियन लैंग्वेज जो होती है उनमें, उनकी बोली में आपको थोड़ी सी झलकती है, लेकिन इनका जो विजिबल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसा आता है? प्रोटोस्टेरॉइड होता है। मतलब आप कह सकते हो ये थोड़े गोरे लोग होंगे जो कि कैसी साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं। थोड़ा ऑकवर्ड है ना ऐसे कि साउथ इंडियन बहुत अजीब सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, साउथ इंडियन वाली, तेलुगु ऐसा कुछ बोल रहा हो तो, बट ये गोरे होते हैं थोड़े, है ना, थोड़े से। तो इसलिए भील में आप क्या लिखोगे? दे आर रेस वाइज प्रोटोस्टेरॉइड, लेकिन लैंग्वेज वाइज दे आर द्रविडियन। ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? मेन कंसंट्रेशन कहां पे है भील का? झाबुआ, अलीराजपुर, ये साउथ वेस्ट बैंक जो रहेगा वो, हाँ इस साइड वाला जो बैंक है पूरा, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, अलीराजपुर, हाँ साउथ वेस्ट जो है ये वाला जो है, ठीक है। इसके बाद ये अपने आप को किस नाम से बुलाना पसंद करते हैं? मामा। भील अपने आप को किस नाम से बुलाना पसंद करते हैं? मामा। मतलब जितने भी आप, मतलब इंदौर जाओगे या फिर भोपाल जाओगे तो आप क्या बोलोगे लोगों को? भाईजान बोलते हो ना, ऐसे भोपाल जा रहे हो, हाँ भाईजान ये बुला देना। तो वैसे ही जो भील कम्युनिटी है वो अपने आप को बाय डिफॉल्ट किस चीज में एड्रेस करवाना पसंद करती है? मामा। जैसे आप किसी तीसरे पर्सन से मिलते हो तो कहते हो ना, अरे चचा ये दे देना, अरे भैया ये दे देना। तो ऐसे ही भील जो कम्युनिटी होती है वो अपने आप को क्या प्रेफर करती है? मामा बुलवाना, ठीक है, हाँ कह सकते हो, ठीक है, कंसर्न मिला सकते हो। ऐसे ही भील जो है, इनका जो रामायण और महाभारत में जिक्र है, ऐसे भील वो निषाद कहते हैं अपने नाम को, निषाद, NISHAT। ऐसे भील जो कि अपने आप को बताते हैं कहाँ के पूर्वज, कि हमारे पूर्वज रामायण महाभारत के टाइम से आ रहे हैं, वो कहलाते हैं निषाद। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं भील वर्ड का। जैसे अपन ने गोंड वर्ड का ओरिजिनेशन पढ़ा था एक पूरा, वैसे ही भील वर्ड का ओरिजिनेशन। तो भील वर्ड का ओरिजिनेशन एक संस्कृत लाइन से हुआ है। वो संस्कृत लाइन बता सकता है कोई? बताइए। विदयंती इति भील, मतलब भील इज द वन हु हिट द टारगेट। विदयंती इति भील, ये एक वर्ड है, ये एक लाइन है, ठीक है, संस्कृत लाइन है। इसमें जो भिद वर्ड है वहीं से आया है वर्ड भील। विदंती इति भील, विदंती इति भील। और भील कौन होते हैं? जो टारगेट को हिट करे, ठीक है। और टारगेट को हिट कौन सा एक वेपन कर सकता है? तो इनका मेजर वेपन क्या आ जाता है? बो एंड एरो, बो एंड एरो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? बो एंड एरो आपका क्वेश्चन बन सकता है। बो एंड एरो किस एक प्रोमिनेंट ट्राइब का वेपन है? भील का वेपन है। हाँ जी सर, ये कुछ किसी का मोटो तो नहीं है? मतलब ये विदंती नहीं, किसी चीज का मोटो नहीं है, ठीक है। क्या जी? सर उनको कैसे याद रहेगा? मेरे को समझ में नहीं आया क्या पूछा आपने। कहीं संस्कृत लाइन लिखी होगी कोई भी टेक्स्ट में, वहां से इन्होंने अपना ओरिजिन बताया है। हमने बात तो करी है महाभारत और रामायण में लोगों का ओरिजिनेशन है, ठीक है। मैरिजेस पे आ जाएं अब। तो यहाँ पे नॉर्मल एक मैरिज होती है जिसको मंगनी मैरिज बोला जाता है। मंगनी मैरिज में क्या होगा? एंगेजमेंट होगी, मंगनी का, उसके बाद शादी होगी। इसके बाद घर जमाई भी पता है आपको क्या होता है? वो जो पर्सन रहेगा वो कहाँ रहेगा? इन लॉज के यहाँ रहेगा, है ना, तो वो घर जमाई हो जाएगा। एब्डक्शन मैरिज होती है। अब एब्डक्शन से मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्डक्शन एंड किडनैपिंग, तो आर दे सेम और दे आर डिफरेंट? नहीं, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंसेंट कैसे हो जाएगा? देखो
अगेन इसमें दो प्रोमिनेंट चीजें आती हैं। किडनैपिंग, किडनैप मतलब मैंने यहां से किसी भी एक पर्सन को उठाया, घर ले गया और मैं अब क्या मांग रहा हूं, फिरौती, फोन करके कि मुझे 1 करोड़ दे दो और मैं अगर 1 करोड़ मिलेंगे तो इसको क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। वेयर एज एब्डक्शन में क्या रहेगा, आप IAS बन के आए हो कहां, मेरे जिले में, और मैंने एक रात आपका मुंह दबाया और आपको अपने घर ले गया। मेरे एक परिचित के यहाँ पे एक थोड़ी सी मेंटली फिजिकली डिसेबल लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही और उससे आपकी शादी करवा दी कनपट्टी पे बंदूक रख के। तो ये जो एक मैरिज कहलाई, ये जो प्रोसेस कहलाई, वो क्या कहलाई, एब्डक्शन। कोई कंसेंट फिरौती का नहीं, कोई किसी चीज का नहीं, एक पर्पस पूरा करने के लिए क्या हुआ जाता है, एब्डक्शन किया जाता है। वेयर एज इसमें क्या हो जाता है, अपने किडनैपिंग में क्या हो जाएगा, मेजर एक प्रोमिनेंट फैक्टर आ जाएगा मनी ओरिएंटेड। क्लियर है? तो सर इस ट्राइब में सिर्फ अब्डक्शन होती है, किडनैपिंग नहीं, इसमें एब्डक्शन मैरिज होती है। बट सर बुक सर में इसमें किडनैपिंग एब्डक्शन बिल्कुल भी नहीं, किडनैपिंग नहीं है। अरे बड़ा अंतर है दोनों में। हाँ, एक और मेजर वो तो पॉलिटी वाइज हो सकता है ना, तो पॉलिटी वाइज नहीं करना ना भाई, अपन शादी वाइज कर रहे हैं। किड यानी बच्चा। हाँ। तो यदि इफ इट इज दैट ऑफ माइनर दैट इज किडनैप, हाँ। इफ इट इज दैट ऑफ मेजर एब्डक्शन पॉलिटी, हाँ जैसे वो फेस्टिवल होता है इनका भगोरिया नहीं। हाट, उनमें दोनों का कंसेंट रहता है मेल और फीमेल का, तो वो भी एब्डक्शन नहीं, वो सर, एब्डक्शन तो इसमें एब्डक्शन सिर्फ ग्रूम का होता है, ब्राइड का दोनों नहीं का हो होता? सकता है, दोनों का। ठीक है, अभी अपन देख लेंगे। सुनिए पहले पूरी एब्डक्शन की प्रोसेस सुन लीजिए क्या होता है। ये एक्चुअल एब्डक्शन नहीं है जो कि आप अगवा कर रहे हो, जिसको आप हिंदी में बोलते हो। इस एब्डक्शन में क्या होता है कि जो भी मेल और फीमेल होता है, जो भी जिसको एब्डक्ट कर रहा हो, मेल फीमेल को कर रही है या फीमेल मेल को कर रहा हो, ये एब्डक्ट करके अपने पास रख लेते हैं और फिर इनकी पंचायत बुलाई जाती है और उस पंचायत में इनको शादी करवा दी जाती है। ये प्रोसेस होती है किसकी, इसमें एब्डक्शन मैरिज में। भगोरिया हाट अभी अपन पढ़ेंगे, भगोरिया थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है ना, ये नॉर्मल है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टर्म में होता है होली के टाइम पे, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। एक अभी तक आपने विडो रीमैरिज का नहीं पढ़ा था गोंड में, लेकिन भील में विडो रीमैरिज होती है या टाइप ऑफ रीमैरिज होती है, नॉट विडो रीमैरिज, टाइप ऑफ रीमैरिज, और इसको कहते हैं नटारा। नटारा एक मैरिज होती है जो रीमैरिज कहलाती है और ये कौन सी ट्राइब करती है, भील ट्राइब करती है। हाँ जी, नहीं, रीमैरिज है वो, इट इज नॉट विडो रीमैरिज, और आगे आएगी अभी। अब अपन भील के मेजर एस्पेक्ट पे आते हैं जिसका नाम है भगोरिया हाट। भगोरिया हाट बेसिकली आपको 3 पार्ट में बताया जाता है कि 2-2 दिन का एक फेस्टिवल होता है। पहले 2 दिन आप कहते हो गुलालिया। भगोरिया हाट ओवरऑल 7 दिन का फेस्टिवल है, ठीक है। होली से 1 हफ्ते पहले स्टार्ट होएगा ये फेस्टिवल और इसको 3 चरणों में पूरा किया जाएगा या इसको 3 पार्ट्स में पूरा किया जाएगा। पहले 2 दिन का जो टाइम पीरियड मिलेगा, उस टाइम पीरियड में लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं जिसको कहते हैं गुलालिया, पहले 2 दिन में। दूसरे 2 दिन में ये लोग भागते हैं और वापस नहीं आते हैं, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा दूसरे दिन को क्या कहते हैं, लेकिन ओवरऑल इस पूरी प्रोसेस को भगोरिया कहते हैं। आखिरी के 2 दिन में ये लोग क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे और लास्ट के 2 दिन बाद पंचायत बुलाई जाएगी, ये लोग वापस आएंगे, इनको सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी और इनकी शादी हो जाएगी। ये पूरा कंसेप्ट क्या कहलाएगा मेले का, भगोरिया हाट। ये पर्पसफुल होता है, ये पर्पस होता है मेले। गुलालिया में ये चीज होती है कि आपके पास गुलाल या कलर होता है, जो भी पर्टिकुलर फीमेल आपको पसंद आई हो आप उसके गाल पे या कपड़े पे गुलाल लगा देते हो। अगर फीमेल का कंसेंट है आपके लिए तो वो भी रिटर्न में आपको गुलाल लगा देती है। फीमेल का कंसेंट नहीं है तो वो नहीं लगाएगी। जब दोनों का कंसेंट हो जाता है उसके बाद एलोप, एलोप का मतलब भाग जाना, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है भगोरिया हाट की, ठीक है। अगेन इट इज अ टाइप ऑफ सोशल कल्चरल फेस्टिवल है। इकोनॉमिक फेयर भी होता है इसमें, बहुत सारे मेले भी लगते हैं। और मेन कंसंट्रेशन क्या होता है इसका, मतलब मेन प्रोसेस क्या होता है, ये मैरिज बेस्ड। उसके अलावा कंसंट्रेशन मतलब किस एरिया का भगोरिया हाट फेमस है, झाबुआ का। तो मध्य प्रदेश में पूछा जा सकता है झाबुआ कहाँ लगता है, झाबुआ में लगता है। कोई डाउट अभी तक? सब ट्राइब्स की बात करें तो भील से रिलेटेड जितने नाम मिलेंगे, भिलाला है ना, पटाला, पटालिया, बरेलिया, ये सारी इसकी सब ट्राइब्स हो जाएंगी। सब ट्राइब से क्वेश्चन बहुत कम एक्सपेक्टेड होते हैं। मेजर पॉइंट्स जो आते हैं अपन वो कवर करेंगे। भिलाला, पटालिया, PATALIYA,
बरेलिया, BARELIYA, बरेलिया। 3 आर मोर देन सफिशिएंट। भील अपने आप को महाराणा प्रताप का एंसेस्टर भी मानते हैं कि ये क्या रहे हैं, किस लीनिएज से बिलोंग करते हैं, महाराणा प्रताप की लीनिएज से बिलोंग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। कोई डाउट? इसके बाद देखिए एक छोटा सा स्क्वायर बनाया है मैंने यहाँ आपके लिए। ये एक कॉलोनी है भील की, या भील का एक कंसंट्रेशन होता है वो है। इस कंसंट्रेशन में मान लीजिए एक ये जितना बड़ा हॉल है, ये हॉल एक भील का ग्राउंड है पूरा, जहां पे भील रिसाइड करते हैं। तो ये पूरा हॉल क्या कहलाएगा भील के लिए? फाल। क्लियर है ये चीज? अब इस फाल में ये रोज हैं, 1 रो 2 रो, ये कहलाएंगी फालिया। क्लियर है? मतलब आप अपने आप को एक एक घर मान सकते हो, और अगर आप एक एक घर हो तो आप क्या कहलाओगे? कु। आप एक एक घर हो भील का, तो यू आर व्हाट? कु। अब 2 ग्रुप, 2 घर, 2 घर, 4 घर, 6 घर, 8 घर, तो ये जो सीक्वेंसिंग है, ये गली जो बन रही है घर की, ये क्या कहलाएगी? फालिया। और ये पूरा एक गलियारा जो बन रहा है भील के कंसंट्रेशन का, ये क्या कहलाएगा? फाल। तो इसका रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से कर सकते हो, 3 छोटे छोटे एक के अंदर एक बॉक्स बना के। द बिगेस्ट बॉक्स वुड बी फाल, उसके अंदर का बॉक्स फालिया, और सबसे अंदर का छोटा सा बॉक्स वुड बी कु। KU भी लिख सकते हो, KOO भी लिख सकते हो, दोनों चीजें चलेंगी। ठीक है? कोई डाउट अभी तक? फाल है ना? फाल है। FALL भी लिख सकते हो, PALL भी लिख सकते हो, PHALL भी लिख सकते हो। फाल, फालिया और कु, याद रखिएगा। नटारा, नाटा सर तो इंदौर में है। कहाँ? हाँ, नटारा, NATARA। ठीक है? इसके बाद अपन ने बारी पढ़ी थी गोंड में। यहां पे जो होती है उसको कहलाते हैं चिमाता। यहां पे जो होता है उसको क्या कहलाते हैं? चिमाता। याद रखिएगा, भील में जो फार्मिंग होती है उसको क्या कहलाते हैं? चिमाता। चिमाता में क्या किया जाता है? माउंटेन सीरीज जो होती हैं वहां पे जितनी भी जगह होती है उसको जला दिया जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? जलाने वाली प्रोसेस। नहीं, भील उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है, बहुत सारे नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न, है ना, बहुत सारे नाम है इसके। मेजर जो भील में क्या कहलाता है? ये चिमाता कहलाती है। हाँ, पर वो नहीं, वो बाद का आ जाएगा, अभी बताते हैं हम उसके बारे में भी। और उसी बर्न फील्ड पे पहले तो इन्होंने जला दिया, उस जलाने वाली चीज को क्या बोला जाएगा? चिमाता। अब जब उस बर्न फील्ड पे ये लोग खेती करेंगे तो ये कहलाएगा दजिया। ये इंपॉर्टेंट है ना? तो ये जो स्लैश एंड बर्न के बाद की जो कोर्स ग्रेन्स की खेती कहलाती है, ये कहलाती है दजिया। DAHIJA नहीं, DAJIYA, दजिया। दजिया और चिमाता दोनों टाइप हैं किसका? एग्रीकल्चर का। दजिया में आप लोग उस जली हुई जमीन पे खेती करोगे, और उस जली हुई जमीन को जलाने का कार्यक्रम कहलाएगा चिमाता। क्लियर है? भील में बताएं, कोई डाउट इस अभी तक? भील क्लियर है? ठीक है। अब भील से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स आती हैं जिसको बोला जाता है पिथौरा आर्ट, पिथौरा पेंटिंग्स। और इस पिथौरा पेंटिंग से एसोसिएटेड एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है। गलत, प्रेमा फालिया। और वो क्या है? मिस्टर प्रेमा फालिया। इट इज नॉट मिस प्रेमा फालिया। नाम आपको वैसे ही लग रहा होगा, ये मिस्टर हैं। कभी भी इनको शीमत बना दीजिएगा, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। बहुत अच्छे से लिख लें इसको, मिस्टर प्रेमा फालिया। मिस्टर प्रेमा फालिया ये स्पेसिफिकली पिथौरा पेंटिंग से एसोसिएटेड है, वेयर एज भूरीबाई भील आर्ट से रिलेटेड है। डिफरेंस है दोनों में थोड़ा सा। पिथौरा भी है लेकिन वो सिर्फ पिथौरा पेंटिंग्स कवर कर रहे हैं। कौन? प्रेमा फालिया। ठीक है, प्रेमा फालिया है, प्रेमा फालिया जो भी नाम हो। मिस्टर है, ये याद रखिएगा, है ना। इनको बिल्कुल भी फीमेल मत बना देना, क्योंकि मैं बना चुका हूं एक बार, इस वजह से मिसेस मत बना देना या मिस भी मत बना देना। और भूरी बाई जो रहेंगी वो क्या रहेंगी? पूरी भील आर्ट से कवर रहेंगे। भील आर्ट में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा क्या? पिथौरा पेंटिंग। क्लियर है? इसके बाद प्रेमा फालिया जो है, एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, शिखर सम्मान मिला है प्रेमा फालिया को 1987 में। किस चीज के लिए? पिथौरा पेंटिंग के लिए ही। प्रेमा फालिया को पिथौरा पेंटिंग्स के लिए 1987 में शिखर सम्मान दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक
ठीक है। पिथौरा पेंटिंग्स में होता क्या क्या है, अगर आपको सिर्फ पूछ लिया जाए कि पिथौरा पेंटिंग्स में क्या होता है, आप क्या बताओगे? जैसे आपसे पूछा जाए सीनिक व्यू बताइए, स्टोन आर्ट, नहीं पत्थर का आर्ट, नहीं सबसे शार्प फिगर। नहीं नहीं। जैसे मैं आपसे पूछूं शिमला को बनाइए, तो आप क्या बनाओगे शिमला में? सर जो साउंड को सुन के उसको रिप्रेजेंट एक पॉज पर, मतलब आप पहले थोड़ी कंटेक्स्ट पे आओ, समझो बात को क्या पूछना चाह रहा हूँ। आपसे मैंने पूछा शिमला का एक सीनिक व्यू बताओ, तो आप क्या बनाओगे? बर्फ, पहाड़ बनाओगे ना। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए पिथौरा पेंटिंग्स में क्या बनाओगे, ह्यूमंस रहेंगे, एनिमल्स रहेंगी, बर्ड्स रहेंगी। ये ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स आज के एमएफ हुसैन टाइप्स नहीं रहेंगे। इनका जो एक बनाने का तरीका रहेगा वो कुछ वैसा रहेगा जैसा आपको गांव में मिलता हो। ऐसा एक व्यू बना दिया है ना, ये ऐसे ऐसे में बर्ड बना दी ऐसी उड़ती हुई, ऐसा एनिमल बना दिया, एक बैल है जो अजीब सा, तो ये ऐसी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी पेंटिंग्स की, वो कहलाएगी पिथौरा पेंटिंग्स। तो इसमें ये चीज़ है, मतलब बहुत सारी टाइप की पेंटिंग्स हो सकती है ना, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ये आर्ट नहीं है, ये इट इज मोर देन अ रिचुअल, ये रिचुअल है उनका मोर देन अ आर्ट। ये पॉइंट भी आप बहुत अच्छा मेंशन कर सकते हो कि पिथौरा पेंटिंग्स इज नॉट एक्चुअली एन आर्ट, इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिचुअल्स दैट दे परफॉर्म। पूछिए सर, जो सुन मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो सुन के उसको रिप्रेजेंटेशन देना पेंटिंग्स में, तो उसको पिथौरा मतलब ये कहते हैं पिथौरा पेंटिंग में। सर ऐसा मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज़ को, मेरे को आइडिया नहीं है। मतलब जैसे कोई मैं पूछ लूंगा, मतलब मैं उसका रिसर्च कर लूंगा थोड़ा, आपको नेक्स्ट संडे की क्लास में क्लियर कर दूंगा। तो बेसिक जो पार्ट है जो आप लिख सकते हो दैट इज अबाउट दिस कि पिथौरा पेंटिंग इज अ आर्ट फॉर्म ऑफ भील ट्राइब विच इन्वॉल्व्स द पेंटिंग ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स. One of the prominent personality associated with is Mr. Prema Falia, 1987 awarded with Shikhar Samman for these paintings. Another prominent figure of this art is Bhuri Bai, who is overall connected with Bhil art. Finish इतना more than sufficient. अभी भूरी भाई को भी सम्मान मिला है, तो वो भी इंक्लूड कर सकते हो, पद्मश्री वो इंक्लूड कर सकते हो आप। कंप्लीट है आपका आंसर। तुलसी सम्मान भी बहुत सारे मिले हैं अभी, हाँ इसी उसमें, ठीक है। इसके बाद भील का एक वेपन पढ़ लिया हमने, लेकिन भील का एक हमको इंस्ट्रूमेंट भी मिलता है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? फ्लूट। फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि भील की जो फ्लूट है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बहाली, BAHALI। द फ्लूट ऑफ भील इज नोन एज बहाली, याद रखिएगा इसको। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और बनता है भील से एसोसिएट कि तड़वी भील्स या तड़ावी भील्स कौन कहलाते हैं? मुस्लिम भील्स। बेसिकली मुस्लिम भील्स नहीं बोलोगे आप बोलोगे ऐसे भील्स जिन्होंने अपना रिलीजन एज इस्लाम अडॉप्ट किया, वो कहलाएंगे, है ना, क्योंकि मुस्लिम्स में कन्वर्जन नहीं होता है। आप कभी नहीं कहोगे कि कन्वर्टेड है, इस वजह से आप क्या बोलोगे? ऐसे भील जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हो वो कहलाएंगे। आपको कहीं कहीं कड़ावी मिलेगा, के मिलेगा, लेकिन के आई डोंट थिंक सो इज द राइट वर्ड, टी से है, तड़ावी भील्स या तड़वी भील्स बोलोगे आप इनको। क्लियर है? कोई दिक्कत अभी तक? डांसेस में वही आएंगे, भगौरिया रहेगा, भगौरिया रहेगा आपका, भगौरिया मेला भी रहेगा, और मेले के साथ में जो डांस फॉर्म वहां पे होगा वो भगौरिया एक उनका डांस फॉर्म भी कहलाएगा, अपार्ट फ्रॉम व्हाट? हार्ट। ठीक है। फेस्टिवल भी पता है आपको, भगौरिया रहेगा। ये दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, होली के पहले है तो होली भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ये इनके मेजर फेस्टिवल्स रहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? फूड, तो ये फूड में क्या क्या खाते हैं? मेज, ऑनियन, गार्लिक्स, हाँ ये नॉर्मल जो आपको फूड्स मिलते हैं, इनका कोई नहीं। लेकिन स्पेसिफिकली ये एक जगह जो अल्कोहल बनाते हैं वो महुआ से बनाते हैं, तो इनकी जो डाइट होती है उस डाइट में एक स्पेशल एलिमेंट होता है अल्कोहल मेड फ्रॉम महुआ। बाकी ये वीट, राइस, मेज सब खाते हैं। ताड़ी, ताड़ी तो वो दूसरा ओरिजिन है, काम का नहीं है। आप तो उसको लेके अल्कोहल मेड बाय महुआ, ठीक है, नहीं उसको कोई टर्म दें, ज़्यादा सही नहीं रहेगा। ठीक है। इनको रबड़ी मीठा बहुत पसंद होता है, एक पॉइंट बता सकते हो, है ना? हाँ वही जो अपन खाते हैं बर्थडे पे,
है ना। और कब आती है मतलब कोई नॉर्मल खाने में खाता रबड़ी नहीं, बर्थडे पे ही खाते हैं इसलिए यार, दिवाली पे खा लोगे ज्यादा से ज्यादा, दूध भर जाता तब। तो तब खा लेते जब दूध पड़ जाता है पढ़ने से तो पनीर बनता है। तो आ जाते हैं कुछ। मिडिल क्लास। चलिए बताएं, भील क्लियर है पूरे? देखिए भील में अपन सब फिनिश कर चुके हैं, तड़ावी भील्स, पिथौरा पेंटिंग, चिमाता, धजिया, फीलफालिया, भगौरिया, नटारा, लार्जेस्ट है मध्य प्रदेश की, पोटो एस्ट्रॉइड है और द्रविडियन है, दोनों में आती। पूछिए। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी। पेपर में हाँ। कि भील जनजाति से संबंधित नहीं है। नंदना, प्रिंट, भगोरिया उत्सव, पंजादरी और कर्मा नृत्य। तो कर्मा क्रॉस कर देंगे। हाँ तो सर ये नंदना, प्रिंट और पंजादरी क्या है इनके भीलों में? नहीं है कुछ है, ये संबंधित है? मेरे नोट्स में नहीं है फिलहाल। सर मैंने पढ़ा है कि भील पंजादरी बनाते हैं, ऐसा हाँ। पढ़ा है। तरी दरी 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 बनती है अच्छा तो- हाँ सर मालवा साइड से रिलेटेड है बाकी की तीनों चीजें। ठीक है। ये प्रिंट किस चीज में? साड़ी प्रिंट है क्या है अंदर? नहीं साड़ी का है, मैं सर्च करूंगा, भील से रिलेटेड है ये, ठीक है, इंक्लूड करूंगा, पता करूंगा कहाँ पे, अगर उसकी ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ला दूंगा, ठीक है। और अगर उसके अलावा ऐसे ही एक आध बुक में लिया है तो कि क्या मुकेश माहेश्वरी में दिया है क्या? क्वेश्चन में आया, मतलब फिर भी बता, मुकेश माहेश्वरी में दिया है क्या? आज होने का जो स्टेट लेवल पे हो रहा है ना टेस्ट सीरीज, उसमें आया। चलो सर्च करते हैं ऐसे क्वेश्चन से यार, क्या है बहुत डीप स्टडी है, नए मटेरियल्स में आ रहा है ये सारी चीजें, जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हेवी नहीं है ये। हाँ बर्नवाल में भी नहीं दी है ये वाली इन्फॉर्मेशन, तो मतलब आपके लिए जो, प्लीज बात मत करें यार प्लीज, है ना। चलिए तो सर्च करते हैं। आपने कहाँ से पढ़ा था ये वाला जो फैक्ट था? कहीं से पढ़ा था, क्वेश्चन में आया था। नहीं फिर भी आपने पढ़ा है ना ये? पढ़ रही थी, बाद में इनफैक्ट लिखा हुआ था तो मैं कौन सी बुक में? ये याद नहीं है। अरे बुक तो पता होना चाहिए, महेश्वरी है कि बर्नवाल है कि ये पुणेकर है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन होना बहुत जरूरी है बुक का। आपको फैक्ट आ गया, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, अब कितने आपको हर दिन एक नया फैक्ट बढ़ता जाएगा, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ तो उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ था। चलिए देखेंगे, अगर मिलता है तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं तो। भील तक क्लियर है? बैगा पे आए नेक्स्ट। बैगा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अगर पूछ लिया जाएगा, मैं आपको 4 नाम दूंगा, ये लास्ट के 4 नाम देख लीजिए आप लोग, बैगा, कोल, सहरिया और भारिया, सिर्फ ये 4 नाम दे दिए आपको, तो आप इससे समझेंगे क्या? मैं कहाँ ऑड वन आउट आपसे पूछना चाह रहा हूँ। वेरी, कोल नहीं है। याद करने की ट्रिक क्या रहेगी? प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव, पीवीजीटी आता है इसको, है ना, प्रिमिटिव कहते हैं आप लोग, प्रिमिटिवली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप कहते हैं इसको। एमपी गवर्नमेंट में आपको बहुत ज्यादा एक चीज में दिक्कत होगी, अभी रिसेंटली बर्नवाल में 7 काउंट दी है, रिसेंटली बर्नवाल में 7 काउंट दी है कि एमपी में पीवीजीटीज जितने हैं वो कितने हैं? 7। गलत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि 7 इंक्लूडेड छत्तीसगढ़ है। होल सोल ऑफ एमपी अगर आप काउंट करोगे तो कितने हैं? सिर्फ 3, बैगा, सहरिया और सर पे भारी बैग रख के क्या किया? नहीं सर पे भारी बैग रखा, सर पे भारी बैग रखा, सहरिया सर पे भारी भारी, बैगा बैग, है ना, सर पे भारी बैग, सिंपल। ये 3 क्या रहेंगे? पीवीजीटी रहेंगे आपके, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन आता है, इसलिए ऑड वन आउट में आपसे पूछा जाएगा। बैगा पे आते हैं। बैगा इज वन ऑफ द या फर्स्ट मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ एमपी, आउट ऑफ द 3 फर्स्ट मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब। द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है, एथनिसिटी से। बैगा मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब है आउट ऑफ द 3 जो कि मध्य प्रदेश में फाउंड होती हैं। उसके अलावा बैगास जो हैं ये द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसके बाद इसकी कुछ सब ट्राइब्स हैं, भरोतिया, नरोतिया लिख सकते हो आप लोग चाहो तो, रमनिया, कथमानिया, ये इसकी सब ट्राइब्स हैं। भरोतिया, नरोतिया, कठमानिया, रमानिया। इससे पहले अपन ने गोंड में बूढ़ा देव पढ़े थे, और गोंड के बूढ़ा देव किस पेड़ में थे? भील बैगा जो हैं वो भी बूढ़ा देव को पूजते हैं, लेकिन इनके बूढ़ा देव साल पेड़ में बसते हैं।
लिख लीजिए द प्रोमिनेंट डाइटी बूढ़ादेव हु रिसाइट इन साल ट्री, और साल का जो साइंटिफिक नेम है वो है सोहेरा रोबस्टा। बताएं, बूढ़ादेव क्लियर है? बूढ़ादेव के बाद आते हैं ठाकुर देव पे। तो 3 प्रोमिनेंट डाइटीज आपको किस में मिलेंगी? बैगा में मिलेंगी। पहले रहेंगे कौन? बूढ़ादेव। बूढ़ादेव किस पेड़ में रहेंगे? साल में। दूसरे रहेंगे ठाकुर देव, और ये ठाकुर देव को ये क्या मानते हैं? गॉड ऑफ लैंड, जमीन के देवता मानते हैं। तो लिख सकते हैं ठाकुर देव जमीन के देवता हैं, गॉड ऑफ लैंड। थर्डली मानते हैं ये दूल्हा देव, तीसरे गॉड को ये मानते हैं दूल्हा देव। और कभी भी गॉड ऑफ मैरिज मत टिक करिएगा दूल्हा देव में, है ना, नहीं है कोई गॉड ऑफ मैरिज। दूल्हा देव गॉड ऑफ डिजीजेस हैं, जो इनको डिजीजेस से क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। तो लिख लीजिए दूल्हा देव प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीजेस, अ गॉड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस। कौन है ये? दूल्हा देव है। बिल्कुल भी जल्दबाजी में मत टिक कर दिएगा कि मैरिज से रिलेटेड है ना। सर एक बार वो बता दीजिए, नरोतिया, हाँ, भरोतिया, नरोतिया, रमानिया, कटमानिया। क्लियर है? वेरियर एल्विन को हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। कौन है वेरियर एल्विन? एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। वेरियर एल्विन ने घोटल को क्या बोला है? चिल्ड्रंस रिपब्लिक। वही वेरियल एल्विन ने यहां पे बैगा पर एक बुक लिखी है, द बैगा। वेरियर एल्विन ने बैगास कम्युनिटी पे, ट्राइब पे एक बुक लिखी है, बैगा। बहुत नॉमिनल क्वेश्चन है, लेकिन इसको टफ बनाने के लिए आपसे पूछा जाएगा किस साल में लिखी? 1939। लिख लें इसको, 1939। क्लियर है? याद करना, भूल सकते हो तो देखो बहुत इजी है। क्या चीज? देखो 39 याद करना हो कैसे? देखो बैगा में यहाँ 3 आ रहा है, ये 9 का जी आ रहा है, 1939। कभी नहीं भूलोगे बैगा की बुक, द बैगा बुक कब लिखी गई? 1939 में, है ना। बी को आधा कर दोगे तो 3 बन जाएगा, और जी को आधा कर दोगे तो 9 बन जाएगा। 39 उसी में दिख रहा है आपको, तो अब हमेशा याद रहेगा बैगा, द बैगा बुक वेरियर एल्विन ने कब लिखी? 1939 में। 16 जनवरी वाली क्लास में आप लोग जितने लोग आ सकते हो आ जाइएगा। आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ों की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ये चीज़ हमें याद हो सकती हैं। पहले से लेके लास्ट गवर्नर जनरल वॉइसरॉय, कितने लोगों को याद है? हाथ उठाएं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रिक से पढ़ा है, उसके अलावा बताएं। है आपने कभी मतलब ये चीज सोची है कि हमें पहले गवर्नर जनरल से लास्ट माउंटबेटन तक पूरे इन अ सीक्वेंस याद रहे? ऐसा भी नहीं कि आपको ऊपर नीचे याद होंगे, इन अ सीक्वेंस, मतलब पहला जो है, दूसरा जो है, तीसरा जो है, ऐसे लेके पूरे वॉइसरॉय, पूरे गवर्नर्स, एक एक कभी भी यूज कर सकते हो आप अपने कोई भी मेंस के आंसर में। इवन कभी भी आपको एक अरेंजमेंट आया कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए, तो भी आप उनको जमा सकते हो उससे। ये तो छोटी सी चीज हो गई। भारत भवन तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा। भारत भवन मेरे हिसाब से अब आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। अनगर्त, अगर्त, सुगर्त, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा? छवि, छवि के बाद प्रकाशन, प्रकाशन के बाद लाइब्रेरी, ललित, ललित के नीचे हाँ म्यूजियम आ जाएगा सबसे लास्ट में। पूर्वा के बीच में आएगी एक सृजन पीठ है। कौन सी सृजन पीठ आती है? निराला सृजन पीठ। और रविंद्र भवन आता है। 3 उसमें क्या है? पार्ट है, अतरंग, बहिरंग और अभिरंग। पूरा भारत भवन फिनिश। चार्ल्स कुरियर 1982। बताएं। ऐसे ही अपन पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशंस, हिंदी ग्रंथ अकेडमी, साहित्य अकेडमी, उर्दू अकेडमी, इकबाल अकेडमी, सिंधी अकेडमी, मलखम्ब, ये सारे आपको विद ईयर याद हो जाएंगे। नहीं, 16 तारीख की क्लास में, 16 को जो अपन लेंगे। उसके बाद एक एक मेले तो अपन आज ही कर लेंगे, ताकि आपको थोड़ा डेमो मिल जाएगा कि जब फटाफट ट्राइब्स फिनिश करके अपन मेले कंटिन्यू करेंगे। मेले आपको आज इस क्लास से, मतलब अभी आप बता सकते हो आप में से कितने लोग हैं जिनको मेले पूरे पूरे याद हैं? कोई भी मेला आपसे पूछ लिया जाए। धामोनी कहलाता है वो, धामोनी उर्स। नॉट उर्स तो उर्दू में मेले को कहते हैं। उर्स मतलब इट इज अ टाइप ऑफ फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन सागर में जो स्पेसिफिक लगता है उसको कहते हैं धामोनी उर्स, है ना। तो ये अब सोनागिरी का मेला
दतिया। और रामलीला का मेला दो जगह लगता है, नहीं चलिए। तेजा जी का मेला, तो ये आपको बहुत सारे याद है, अपन और इस तरीके से याद रखेंगे कि सॉलिड हो जाए। मतलब मेले बहुत इजी है याद करना, है ना, हो जाते हैं, लेकिन अपन एक बार कोशिश देंगे ताकि अपन को वो भी और सॉलिड हो जाए। चलिए आते हैं बैगा पे, बैगा कंटिन्यू करते हैं। ये आपको याद हो गया 1937, ठीक है। 1939 सॉरी 1947 में एक दूसरी बुक लिखी है, इसका नाम है मुड़िया, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। घोटुल, ये मुड़िया का घोटुल है। घोटुल पता है आपको क्या है? यूथ क्लब है। तो 1947 में वेरियर एल्विन ने दूसरी बुक लिखी जिसका नाम था द मुड़िया एंड घोटुल। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे आपने पेंडा पढ़ा था, कहां गया? यहां पे बारी गोंड में। तो यहां पे जो स्लैश एंड बर्न होता है, जो बैगा करती है, उसको पोंडू कहते हैं या पेंडू, PNDU या PONDU। ये इनकी फार्मिंग टाइप है। लिख लें इसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ बैगा। बैगास का जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जिसको झूम खेती भी कहते हो, स्लैश एंड बर्न कहते हो, ये पेंडा कहलाता है, PENDA, PONDU या PENDU। पेंडा, पोंडू सारे सिमिलर हैं, ठीक है। यहाँ पे पेंडा लिखा था, यहाँ पे लिखा है आपने पोंडू, PONDU या PENDU, पेंडू। सब सेम रहेंगे, है ना, बस थोड़ा सा मात्रा का फर्क हो जाता है, बाकी सबके कैरेक्टरिस्टिक सेम रहते हैं। क्लियर है? सबसे ज्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ होती है इंडिया में? वेरी गुड, मिजोरम, स्पेसिफिकली मिजोरम। चलिए, यहाँ पे हमने मुकद्दम की बात करी थी, कहाँ गया मुकद्दम? ये लिखा है मुकद्दम। तो वैसे ही जब आप यहाँ पे आ जाओगे, बैगा में आ जाओगे, तो देखिए BAIGA 5 वर्ड्स का है बैगा। तो पंच मुकद्दम किससे एसोसिएट करता है? बैगा से। याद रखिएगा, बैगा में कितने वर्ड्स आ जाते हैं? 5 अल्फाबेट्स आ जाते हैं। और इसी वजह से जो बैगाज में एक कम्युनिटी होती है, वो क्या कहलाता है? कम्युनिटी इन द सेंस एक जो ग्रुप होता है, वो कहलाता है पंच मुकद्दम। इस पंच मुकद्दम में कौन लोग होते हैं? तो लिख लें उसको। आपको MSD तो याद ही है, क्या है? महेंद्र सिंह धोनी। लिख सकते हो MSD, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको याद करने की। पंच मुकद्दम MSD लिख दोगे आप, 2 बार लिख दोगे MSDD, और लास्ट में लिख दोगे लास्ट में लिख दोगे K, मतलब कोहली। MSDD और कोहली, ये 5 लोग हो जाएंगे। तो आप इससे याद कर सकते हो, लिख लो कैसे रहेंगे। M से लिखे, फिर से बता दे रहा हूं, MSD महेंद्र सिंह धोनी हो गए, और महेंद्र सिंह धोनी याद आ रहा है तो दिनेश कार्तिक लिख दो। MSD महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक से DK, 5 याद हो गए। लिख लीजिए इसको। पहला M से रहेगा मुकद्दम, ये पंच मुकद्दम के 5 लोग हैं। पहला रहेगा मुकद्दम, दूसरा रहेगा सामर्थ, तीसरा रहेगा दीवान, चौथा रहेगा दावर, DAWAR, दावर। डाबर मत लिख देना, DABUR, DAWAR, दावर। और लास्ट रहेगा कोतवार। तो MSD DK। पंच मुकद्दम तो कभी नहीं भूलेंगे अब आप लोग। एटलीस्ट ट्रिक वाइज आपको ऑप्शंस में दिखेंगे तो आप टिक याद कर उसको मार्क कर सकते हो। इजी है। हम देखिए यहाँ पे जैसे हमने इनके लिए ब्लॉक बनाए थे, वैसे ही बैगाज में जो एक पूरा एक विलेज का ब्लॉक होता है वो कहलाता है पूर्वा। याद रखिएगा, पूर्वा किस चीज से एसोसिएट करता है? बैगाज से। और इनके जो घर हैं वो इनके घर हैं। तो डिफरेंशिएशन में भी आपको याद रहना चाहिए। बताएं, बैगा की कॉलोनी का नाम क्या होता है? पूर्वा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद ये जो बैगा का रीजन है, ये कैसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा है हमने देखी यहाँ पे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत सारे कारणों से प्रोहिबिट की जाती है, रोकी जाती है। क्यों? जलाते हैं और
एयर पोल्यूशन। कह सकते हो जमीन खराब भी होती है थोड़ी बहुत, क्या सॉइल इरोजन का चांसेस बढ़ते हैं। तो इस वजह से मंडला का जो एक रीजन हुआ करता था, उस रीजन में मतलब जितने भी कंसंट्रेशन था बैगा का, वहां से इनको हटा दिया गया और एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन बना दिया गया जहां पे 60 से 70-80 विलेजेस बैगा कम्युनिटी के बसा दिए गए। कहाँ, किस रीजन के पास में? मंडला के पास में। और मंडला के पास का वो रीजन कहलाने लगा बैगा चक रीजन। बैगा चक रीजन, लिख लीजिए इस चीज को। अप्रॉक्स 80 विलेजेस नियर मंडला, अप्रॉक्स 80 विलेजेस नियर मंडला वर एस्टेब्लिश्ड फॉर फार्मिंग पर्पसेस। उसी खेती की जगह से, केवल हर जगह जा जा के ना करें, तो उस रीजन को क्या बोला गया? बैगा चक रीजन, है ना, बैगा चक। डांस पता ही है आपको, कर्मा रहेगा एक डांस, कर्मा सब में कॉमन है। इसके बाद दूसरा एक प्रोमिनेंट डांस जो बैगा कम्युनिटी करती है उसका नाम है बिल्मा। बिल्मा जो है ये एक लव अफेयर सॉन्ग है ना। मतलब बिल्मा कम्युनिटी में क्या रहेगा, मेल फीमेल जो रहेंगे वो क्या करेंगे, डांस करेंगे कपल डांस करेंगे, तो लिख सकते हो बिल्मा, ठीक है। दूसरा डांस रहेगा परधोई। ये परधोई डांस जो है ये वो नागिन वाला डांस होता है जो बारात आने से पहले किया जाता है। नागिन वाला नहीं होता बेसिकली, पर जो बारात आने से पहले का डांस होता है थोड़ा सा, वो डांस क्या कहलाता है बैगा में? परधोई। क्लियर है? इसके परधोई में जो गर्ल लड़कियां नाचती हैं उसको कहते हैं ददरिया। उस डांस को जिसमें जो गर्ल परफॉर्म करती हैं वो उसको कहते हैं क्या? ददरिया। सर परधोई और परधोनी? नहीं, परधोई, परधोनी तो शादी है एक टाइप की। सर परधोनी नहीं, ये परधोई है। ददरिया, ददरिया जो लड़कियां परफॉर्म करती हैं क्या? महेश्वरी है सर। मुकेश महेश्वरी बहुत खतरनाक बुक है, ठीक है। और जो बॉयज परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं दशहरा। जो परधोनी कैविल कैड आने से पहले, परधोई कैविल कैड आने से पहले, बारात आने से पहले जो लड़का डांस परफॉर्म करता है उसको कहते हैं दशहरा, और जो लड़की डांस परफॉर्म करती है उसको कहते हैं ददरिया। याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैरिज पे आते हैं। मैरिज, लमसेना मैरिज से आप लोग सब वाकिफ हैं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बताने की। मंगनी मैरिज से भी वाकिफ हैं, वो भी यही होती है। उधारिया मैरिज होती है। इस उधारिया मैरिज में उधार ले लिया जाता है शादी करवाने पे, और पंचायत में फिर वो वापस कर दिया जाता है। उधारिया मैरिज में क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं वो क्या दे देते हैं उस पर्टिकुलर इन लॉज को या फैमिली को, उधार देते हैं शादी करवाने के, किस पक्ष को? वधू की, जिसको भी ज़रूरत है, ठीक है। फिर उठावा मैरिज भी आपको पता है, सेम एज एबडक्शन मैरिज। एबडक्शन, उठा लिया जाता है शादी करवाने के लिए, है ना, और फिर पंचायत बुलाई जाती है और फिर शादी करवा दी जाती है ना। मतलब इसमें जोर जबरदस्ती नहीं होती है कि जबरदस्ती उठा लिया, कंसेंट से ही उठाया जाता है। ये क्लियर होता है कि हमारी इनसे शादी होनी है, तो हम, ये एक ऐसा रिचुअल होता है कि हमने उनको घर से जाके उठा लिया, है ना। ऐसा नहीं होता है कि शादी को मना किया है और जबरदस्ती जाके उठा लिया, वो तो फिर गुनाह हो जाएगा, है ना, इस वजह से। नेक्स्ट, जब हमने यहाँ पे पेज पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था पेज हमने? गोंड में। पेज गोंड में पढ़ा था। तो पेज क्या था? राई, खीर टाइप की थी, राइस वाटर। इनमें तो हमने वो महुआ फ्लावर के साथ मेजेस ये सब पढ़े थे। तो हम बैगा में आएंगे तो बैगा में 3 टाइप का खाना खाया जाता है। बैगा में 3 टाइप का खाना खाया जाता है। जो बैगा सुबह खाते हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, उसको कहते हैं बासी। आपको भी पता है बासा खाना या बासी खाना क्या कहलाता है? बेसिकली रात का बचा हुआ जो सुबह खा लेते हैं। तो बासी क्या हो जाता है? ब्रेकफास्ट। लिख सकते हो बैगा में ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट को कहते हैं क्या? बासी। बासी के बाद लंच में खाया जाता है पेज। ये वही पेज है जो कि गोंड कम्युनिटी खा रही है। तो बैगा में लंच में क्या खाया जाता है? लंच में पेज। और लास्ट जो खाया जाता है उसको कहते हैं डिनर, और डिनर में खाया जाता है बियारे। बियारी, बियारे, बियारी, BIYARE, ठीक है। ये तीनों चीजें क्लियर है। डिवीजन रहेगा, आपको पूछा जा सकता है, अरेंजमेंट में आ सकता है कौन सा कब खाया जाता है। तो पेज दोपहर में, बासी सुबह, और रात में बियारी। इनका मेन टूल क्या होता है? एक्स।
बैगास का टूल, हथियार। एक्स कुल्हाड़ी, है ना, कुल्हाड़ी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तीन, हाँ एक्स, एक्स क्लियर है। आई थिंक पूरे पॉइंट क्लियर हो गए। मोस्ट प्रिमिटिव द्रविडियन वेलियर एलिमेंट 1939 द बैगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न भी कहलाता है। पंच मुकद्दम याद हो गए आपको, ये मैंने उल्टा सीधा लिख दिया था, MSDD के याद रखना। पूर्वा बैगा चक रीजन 80 विलेज हैं। एक्स इनका टूल है, बासी, पेज और ब्यारी। ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर ली मेजर पॉइंट्स। ठीक है, क्या चीज पूर्वा आप बताएं, अभी तो बताया था, कॉलोनी, बैगा की कॉलोनीज कहलाती हैं पूर्वा, है ना। देखो कंपैरेटिव स्टडी रखिएगा, अगर आपको एकदम से याद आ गया कि बैगा की कॉलोनीज को पूर्वा कहते हैं तो तुरंत आ जाइए कि अपन भील की कॉलोनीज को क्या कहते हैं, तो यहाँ आ जाएगा फाल, भालिया और कू। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन कोल पे। मध्य प्रदेश में थर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड ट्राइब जो है वो कौन सी है, कोल। सिंपलेस्ट है याद करने का तरीका, KOL, 3 वर्ड्स हैं, थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेटेड, KOL। नहीं, ये फाल से कंटेम्परेरी है, लेकिन अपन पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर आप अकेला फाल याद करोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए ये पूरा याद करो किसका, भील का, ये पूरा याद करो किसका, बैगा का। कोल 3 वर्ड है, 1 2 3, हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, 2 इनकी सब ट्राइब्स कहलाती हैं, रौतिया, रौतल लिख सकते हो। मेरे हिसाब से सब ट्राइब्स का क्वेश्चन आना इज द लीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कितनी सारी सब ट्राइब्स होती हैं, इट इज एज इक्विवेलेंट एज नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज पूछ लेना, 41 ट्रिब्यूटरीज हैं यार, हाँ पूछ ली जाती है वो, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं, आपको ही पता है। ठीक है, लिख लीजिए रौतिया, रौताल, ऐसी कुछ ट्राइब्स हैं, सब ट्राइब्स हैं इनकी। अब इनमें जो एक रिसाइटिंग प्लेस आती है किसकी, कोल्स की, उसको कहते हैं कोलाहल टोली। कोल्स जहां रुकते हैं उनका जो विलेज का पूरा स्थान होता है, जो एक क्लासरूम है, अगर इस क्लासरूम में सारे कोल रुक रहे हैं तो ये क्लासरूम क्या कहलाएगा, कोलाहल टोली। ठीक है, टोली भी आपको पता है क्या होता है, वैसे ये कहलाता है कोलाहल टोली। कोई दिक्कत इसमें, ये भी दूल्हा देव को पूछते हैं, ये भी बूढ़ा देव को पूछते हैं और बड़ा देव को पूछते हैं। एक इनकी मेन डाइटीज कौन है, दूल्हा देव। हमेशा जो सिमिलर हैं उनको अंडरलाइन करके रखिए ताकि आपको याद रहे, कभी भी किसी का एक भूलें। अब यहाँ पे आप दूल्हे बिल्कुल भी ठाकुर देव को मत प्लेस कर देना, क्योंकि ये ठाकुर देव को नहीं प्लेस कर रहे हैं ना। तो कोल हमेशा किसको पूछ रहे हैं, दूल्हा देव को भी पूछ रहे हैं, बड़ा देव को भी पूछ रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आती है मैरिज। तो मंगनी मैरिज इनकी मोस्ट एक्सेप्टेबल है, पता है आपको मंगनी मैरिज क्या होता है, कोई डाउट नहीं। इसमें एक री मैरिज होती है या विडो री मैरिज होती है, उसको बोला जाता है राजी बाजी। एक इंपॉर्टेंट मैरिज है विडो री मैरिज या विडो मैरिज, दोनों चीजें चलेंगी इसमें। इसको बोला जाता है क्या, राजी बाजी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आपको आएगा इनका डांस, तो कोल ढाका, इनके डांस को क्या बोला जाता है, कोल ढाका। नहीं, राजी बाजी, विडो री मैरिज एंड री मैरिज दोनों कंसीडर सेम रहेगा। विडो की रीमैरिज ही होगी ना? हाँ, विडो री मैरिज होगी, लेकिन ऐसा भी है जो कोई पर्सन एक से ज्यादा शादी कर रहा हो पॉलीगैमी में, तो वो री मैरिज हो जाएगी, तो राजी बाजी। ठीक है, अपन ने 2 तरह की पंचायत चीफ्टन्स की बात कर ली। गोंड में मुकद्दम था, फिर बैगा में क्या आ गया था, पंच मुकद्दम। ऐसे ही जब अपन कोल में आएंगे तो कोल की पंचायत कहलाती है गोहिया पंचायत। कोल की पंचायत क्या कहलाती है, गोहिया पंचायत। गोहिया भी लिख सकते हो, गोहिया भी लिख सकते हो। तो गोहिया पंचायत किसकी होती है, कोल की होती है। और इनका चीफ पर्सन कहलाता है चौधरी। चौधरी, चौधरी याद रखिएगा। अब आपको कहीं चौधरी मिलेगा, कहीं पटेल मिलेगा, है ना, तो वो चीज़ों में भी डिफरेंस बना के रखिएगा। गोहिया पंचायत में किसकी होती है, गोहिया पंचायत कोल की, और इनका चीफ्टन क्या कहलाता है, चौधरी, याद रखिएगा। ये मुंडा डायलेक्ट बोलते थे, मुंडा डायलेक्ट बोलते थे, लेकिन चूंकि इनका कंसंट्रेशन राइट हैंड साइड है, रीवा तरफ है, इस वजह से ये कैसी लैंग्वेज बोलने लगे अब, बघेली, बघेली। तो इनका जो बोलना है मुंडा डायलेक्ट। मुंडा डायलेक्ट का मतलब क्या हुआ, एक बोलने का तरीका, डायलेक्ट जो होता है ना। और लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन या लैंग्वेज किस टाइप की हो गई, बघेली।
तो अलग अलग रखिए, मुंडा डायलेक्ट एंड बघेली लैंग्वेज, स्पीक बघेली। बताएं, क्लियर है? सर ये मुंडा से क्या मतलब सर? मुंडा मुंडा एक डायलेक्ट है, मतलब बोलने का तरीका है कुछ, ट्राइब भी होती है वहाँ की, सदर्न इंडिया की है मेरे हिसाब से शायद था, चार इस साइड तरफ से ना, हाँ झारखंड की, ठीक है, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। क्लियर है? बताएं, कोई डाउट अभी तक? कोल क्लियर है आप लोगों को? नेक्स्ट करें, सहरिया। कोल के बाद नेक्स्ट इज सहरिया। सहरिया का कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा? नॉर्थ में, क्योंकि नाम ही क्या है, सहरिया, सहरा से आएगा। नॉर्थ वेस्ट, भिंड, मुरैना, ग्वालियर तरफ रहेंगे। बेसिकली ये माइग्रेट होके आए हैं कोटा तरफ से, राजस्थान तरफ से आए हैं, इसीलिए इनका थोड़ा नाम भी ऐसा लग रहा है, सहरिया। ये भी मुंडा डायलेक्ट बोलते थे, इनका भी डायलेक्ट जो है वो मुंडा है। और ये अपने आप को बताते हैं शबरी के वंशज से। शबरी पता है आपको कौन थी? रामायण में जूठे बेर खिलाए थे, वही शबरी का ओरिजिन्स कौन बताता है? अपने आप को सहरिया ट्राइब बताती है। ठीक है, बताएं, कोई डाउट? ठीक है, पंचायत कितनी पढ़ चुके हैं अपन अभी तक? मुकद्दम हो गया चीफ्टन, पंच मुकद्दम हो गया, उसके बाद गोहिया पंचायत हो गई। गोहिया पंचायत के बाद जब आप आओगे सहरिया पे, तो यहाँ पे आपको जो पंचायत मिलेगी उसका नाम है चोकला पंचायत। सहरियाज में कौन सी पंचायत होती है? चोकला, CHOKLA, चोकला पंचायत। क्लियर है ये वाला फैक्ट भी? अब सहरिया है तो इनके रहने का जो स्थान होता है वो कहलाता है सहराना। इजी है, इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। और इनका चीफ पर्सन कहलाता है पटेल। सहराना इनका रहने का जगह, और चीफ पर्सन कौन कहलाएगा? पटेल। चौधरी किसका रहेगा? ये अपने आप को भील का छोटा भाई मानते हैं, सहरिया जो है भील्स के छोटे भाई। हाँ, ये एक डांस परफॉर्म करते हैं जिसको बोला जाता है लहांगी, लहंगाई लहांगी, और वो हिंदी इंग्लिश में हो ही जाता है, कहीं पे भी आप देख लो, है ना। तो लहंगाई लहांगी, और ये लहांगी कब होता है? नहीं, रक्षाबंधन के एक दिन पहले, ठीक है, नहीं एक दिन बाद, रक्षाबंधन के अगले दिन होता है। और ये हिंदू डाइटीज को पूजते हैं, जितने भी हिंदू आइडल्स हैं, डाइटीज हैं, उनको पूजते हैं ये। क्लियर है? सहरिया आई होप क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब। और तीसरी मोस्ट पीवीजीटी पे आ जाते हैं अपन, ट्राइबल ग्रुप पे, जिसका नाम है क्या? भारिया। भारिया जो है वो द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती है, और अपने आप को छोटा भाई मानती है किसका? गोंड का। ठीक है, गोंड का छोटा भाई मानती है भारिया। और ये अपने आप को कर्ण का वंशज बताती है। कौन? कर्ण, महाभारत में जो थे उस कर्ण का वंशज कौन है? भारिया ट्राइब्स। कर्ण अच्छी भारी भरकम बातें करते थे महाभारत में, तो याद रखना कर्ण के वंशज है भारिया ट्राइब वाले। ठीक है, इनका जो घर है, अभी तक घर की पूरी इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग क्लियर है। पूर्वा पढ़ लिया हमने, फाल भालिया पढ़ लिया हमने, सहराना पढ़ लिया हमने, कोलाहल टोली पढ़ लिया हमने। ऐसे ही जब हम भारिया पे आएंगे तो भारिया का जो घर कहलाएगा वो कहलाएगा ढाना। क्या कहलाएगा? ढाना। भारिया जहां रहते हैं उसको कहलाता है ढाना। याद? हाँ जी, क्लेम करते हैं या मतलब रिसर्च बताते हैं? नहीं, क्लेम गस करते हैं साहब। आप कैसे उसको डॉक्यूमेंट में बता सकते हो, है ना। तो वो क्लेम कर नहीं होता है कि हम हैं उनके वंशज। बताएं, यहां तक क्लियर है? भारी मकान क्या 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 हो गया? ढह गया। तो याद रखिएगा, ढाना से याद रखिएगा उसको। भारी मकान ढह गया, तो भारियों का मकान क्या कहलाता है? ढाना। इनका भी चीफ पर्सन जो होता है वो कहलाता है पटेल। इनका चीफ पर्सन भी क्या कहलाता है? पटेल। याद रखिए इस चीज को। ये जो खाना खाते हैं उसमें ये रोटी खाते हैं महुआ के साथ में और आम के साथ में। चपाती विथ महुआ एंड मैंगो। चपाती विथ महुआ एंड मैंगो। क्लियर है?
कर्मा, सैला, सैतम, ये इनके क्या हैं, डांसेस हैं। आप जब भी कर्मा, सैला ये लोग पढ़ेंगे आप तुरंत आ जाएंगे किस पे, डांस पे। और इनके मैरिजेस भी सेम है, मंगनी, लमसेना, राजी बाजी। क्लियर है, कोई डाउट अभी तक? आपने राजी बाजी इज अ काइंड ऑफ लव मैरिज। नहीं, राजी बाजी इज लव मैरिज नहीं होगी। करेक्शन करवा दूंगा मैं देख के, अभी बता दूंगा आपको, ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। अभी उसको होल्ड करिए। वैसे राजी बाजी क्या है, रीमैरिज है। ये भी दहिया करते हैं, दहिया दजिया सेम है। तो दहिया और दजिया क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एग्रीकल्चर का टाइप। दाहिया या दजिया सेम है, आपको वर्ड्स में बस थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा होगा, बाकी उन सब का कैरेक्टर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद एकमात्र क्वेश्चन जो कि भारिया से प्लेस होता है वो आता है कहाँ का, पातालकोट, छिंदवाड़ा, पातालकोट, और स्पेसिफिक जाएं तो तामिया तहसील, तामिया तहसील। लेकिन जिस हिसाब से बताया जाता है बिल्कुल मत करिएगा कि वो लोग भी अभी झाड़ पत्ते पहन के रहते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा गाड़ी चला रहे हैं आजकल सब लोग, टू व्हीलर, सारी गाड़ी, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है उनके पास। तो ये अब बोलने के लिए मोस्ट प्रिमिटिव है, लेकिन इनके पास पूरा का पूरा एमेनिटीज हैं। ठीक है, बिल्कुल भी मत कंसीडर करना इनको ऐसा। भारिया ट्राइब्स कितनी फीट अप्रोक्स, पातालकोट लिखवा दूं आपको अलग से क्या, थोड़ा सा एग्जैक्ट सब हेडिंग डाल दीजिए एक थोड़ी सी, पातालकोट। पातालकोट का एक प्रॉपर 3 मार्कर आप प्रिपेयर कर लीजिए, हो सकता है आपको बन जाए कभी भी। सारी प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन लिख लीजिएगा उसमें। लिखें लोकेशन, तामिया तहसील छिंदवाड़ा, तामिया तहसील छिंदवाड़ा। This tribe resides under 2000 to 3000 feet depth. This tribe resides under 2000 to 3000 feet depth from the plains. Feet 2000 से 3000 फीट अंडर। फीट ज्यादा होगा मीटर ज्यादा होगा, मीटर, आपको मीटर में इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है। फ्रॉम प्लेन्स अप्रॉक्स 80 किलोमीटर एरियाज, अप्रॉक्स 80 किलोमीटर एरिया जो इनका सरकमफ्रेंस है वो 80 किलोमीटर एरिया का है, सरकमफ्रेंस कवर्ड। ओरिजिनली 23 villages were located, out of which 12 are habitat. 23 villages were available या situated, out of which 12 were habitat. 12 जो हैं 23 में से उनमें आज क्या है हैबिटेशन है, लोग हैं। ओवरऑल कंसंट्रेशन जो था वो अप्रोक्स 23-24 विलेज का हुआ करता था। ठीक है, ये एक डांस परफॉर्म करती हैं जिसका नाम है क्या, शैलम डांस। लिख लें शैलम, SH। कौन, भारिया वुमेन्स करती हैं, और कि वुमेन्स नहीं, ओवरऑल सब लोग करते हैं, वुमेन्स करती हैं। और दूसरा डांस भारिया भरण, दूसरा डांस शैलम पहला डांस, दूसरा डांस भारिया भरम। भारिया फिनिश हो गया है, कंटिन्यू करें, ब्रेक चाहिए?